आप सबसे पहले सीखना ना सीखें, पहले आप सीखना कैसे है ये सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। सर एजुकेशनल जो सिस्टम है ना हमारा, वो चाहे प्रैक्टिकल एजुकेशन है या थ्योरेटिकल एजुकेशन है, दोनों सीरियसली इस वक्त उसको एक रिवैम्प चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, एक्स्ट्रास की लाइन से निकल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है आपको, तो यू शुड हैव अ एम, यू शुड हैव अ विजन, यू शुड हैव अ गोल। उसके बगैर आप नहीं जा सकते। फिर एक्ट्रेस ने कहा कि यार हम जो है ना वो हम रात को इकट्ठे खाना खाएंगे, तो मेरे गाने 2 बढ़ा दो। तो मसला कोई नहीं, बढ़ा देंगे, कोई चक्कर नहीं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो बेरोज़गार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां हैं। तो मैं कहता हूँ कि शादी के घोड़ों से रेसें नहीं जीती जाती। रेस जीतने के लिए जो है आपको फिर तेज भागने वाले घोड़े चाहिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट की नशिस्त के अंदर जो मेरे मेहमान हैं, COO हैं अलिफ टीवी के जनाब। इस वक्त मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगा इस तरह से कि पिछले कोई 20 साल, बल्कि 20 से भी ज़्यादा 25-30 साल से ये मीडिया की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। PTV से लेके जियो TV, दुनिया न्यूज़, ARY, जिस TV का नाम लेंगे आपको इनकी खिदमात वहाँ पे ज़रूर नज़र आएंगी, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर भी। जनाब मैं बात कर रहा हूँ इरफान असगर साहब की। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत तारुफ का आपका। बहुत सर आपकी खिदमत है ही ऐसी, लेकिन मैं तो तारुफ उस तरह से करवा नहीं सका जो आपकी सर्विसेज हैं। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफ शेड्यूल से, और इंशाल्लाह एक बड़ी मज़ेदार सी सर हेल्दी सी डिस्कशन करनी है आपके साथ, कुछ डार्क सीक्रेट ऑफ मीडिया, कुछ खूबसूरत बातें मीडिया की, और कुछ आपकी अपनी जर्नी जो आपने इसके ऊपर। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें सर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आपकी इनिशियल लाइफ पे, कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल एजुकेशन आपकी कहाँ से रही? अच्छा, मैं शुरू से लाहौर में ही पैदा हुआ, शुरू से यहीं पे हूँ, लाहौर में हूँ। कुछ अर्सा काम के लिए जो है मैं दुबई भी गया, और कराची भी, और इस्लामाबाद भी। इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा टाइम रह के हैं, तकरीबन 7 साल। अभी रिसेंटली रह के हैं वहाँ से। देन आई केम बैक टू लाहौर। और एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सारी एजुकेशन लाहौर की है, और को बहुत बड़े स्कूल कॉलेजेस में तो नहीं रहे, लेकिन अच्छे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल कॉलेजेस में रहे। और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था शोबिज़ से, और कभी मेरा ख्याल इंटरेस्ट नहीं था, जो कहते हैं कि बॉर्न आर्टिस्ट और बॉर्न ये वो, इट वाज नेवर लाइक दैट। ना, इट वाज एजुकेशन मतलब आपकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त इस फील्ड में आ गया था जब इसको, अभी तो आ गया ना जी मैथ्स कॉम डिग्री, साइंस की डिग्री, फलां। उस वक्त तो ये जो है जर्नलिज्म की एक डिग्री होती थी और उस किस्म की चीज़ होती थी, लेकिन उससे अब ये चीज़ें काफ़ी आगे को निकल गई हुई हैं अब। लेकिन उस वक्त जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ होता था वहाँ पे, तो जर्नलिज्म इतना वो बिल्कुल कोई अहम नहीं था। अहम लोगों के लिए होता था, लेकिन क्योंकि मैंने कभी जाना नहीं था उस तरफ, तो मेरे लिए वो इतना अहम नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि जनाब जो हो रहा है अब्बा जी कहे सारा वो करते जाओ। IT भी नहीं आया था, ICOM BCom, तो वो हमने ICOM भी कर लिया, तो BCom भी कर लिया। लेकिन उस वक्त उसके साथ साथ सूरत हाल ऐसी बनती रही कि मैंने फ़ौज में जाना था। अच्छा। और उस वक्त का ड्रीम था, क्योंकि वो शायद ज़िया-उल-हक साहब का, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, ज़िया-उल-हक साहब का दौर था, और वो जहाद और पाकिस्तान इस्लाम का किला और अफ़गानिस्तान, और वो एक पूरा माहौल बना होता था। तो वो हर बंदे का, जहाँ जो जवान बच्चा होता था उसका होता था। किस साल की बात कर रहे हैं? फौज में इट वाज 80s में भी, या 90s, अर्ली 90s की बात। अच्छा, अर्ली 90s। अच्छा इरफान भाई, जिस टाइम पे आपने मीडिया के अंदर कदम रखा, उस वक्त तो इस डोमेन को कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, ख़ासतौर पे सोसाइटी की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से बड़ा प्रेशर होता था। तो किस तरह से आपने अपने पेरेंट्स को और अपने जो हल्का बाब है उसको कन्विंस किया कि भाई मुझे इस डोमेन के अंदर जाना है? अच्छा, पहले तो मैंने अपने वो कन्विंस करना था ना कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की डिग्री हो रही थी, और साथ उससे पहले मुझे फ़ौज में जाने का शौक़ था। और मेरा ये मैट्रिक से था, अब तो वो लेवल तो रे लेवल क्या आ गया, लेकिन मैट्रिक उस वक्त तो होता था। मैट्रिक के बाद हर किसी ने डिसाइड करना होता था कि फ़ौज में जाना है या फिर बाकी सारी चीज़ों में करना है। तो मैंने 2-3 दफ़ा इंटरव्यू दिया फ़ौज में, लेकिन होता ये था कि मैं जो इंटरव्यू होता था उसमें मैं रह जाता। रिटन टेस्ट, एक्सरसाइज, ये वो सारा मेडिकल सर्टिफिकेट क्रॉस कर लेता था मैं, लेकिन जब भी कोई इंटरव्यू आता था आई वाज सो शाय। अच्छा। या
कि वो मैं हर बारी जो है वो मैं रहता और मेरा एक शुरू से अल्लाह ने दिया कि सेल्फ एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग है मेरा, तो वो शायद स्टार की वजह से जैसे भी है वर्गो, तो वो कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें मुझे ये लगा कि यार ये क्योंकि मैं इतना वोकल नहीं हूँ, मैं शाय हूँ, आँख में आँख डाल के बात नहीं कर सकता, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है, अगर मैं अपना इंटरव्यू खुद भी कर रहा हूँ तो मैं फेल कर दूँगा, यार प्लीज़ व्हाट इज दिस बिहेवियर, जाब मामा तू कितने फौज है। तो वो पे उसके लिए उस शायनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा जी। हाँ, और वो थिएटर ज्वाइन करके शायद मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं ये एक्चुअली जो है ये चीज़ है। हाँ, ये जो मेरा करने वाला थिएटर में भी क्या दो तरह के थिएटर थे ना उस वक्त, तो एक तो बड़ा प्योर मम्मी डैडी इंग्लिश थिएटर वाला सीन था, और एक वो पंजाबी वाला जो हमारा थिएटर चलता है। मैंने वो अंग्रेजी थिएटर भी किया, उसमें वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन दोस्त वगैरह वहाँ पे थे तो उनके साथ करता था, प्रोडक्शंस भी की वहाँ पे और बाकी चीज़ें भी की, और उसके साथ साथ अजोका थिएटर किया, फिर रफ़ी पी ग्रुप के साथ, उस्मान पीरज़ादा वगैरह के साथ, इमरान के साथ वो थिएटर किया। थिएटर के उस वक्त वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती थी, तो वो उसमें एक्ट भी किया, उसमें प्रोड्यूस भी किया, उसमें डायरेक्ट भी किया, चीज़ें की उसमें, और उसमें वो एक इंटरेस्टिंग फीचर था। लेकिन वहाँ पे फिर रह के पता चला कि नहीं, एक्चुअली शायद मेरी डेस्टिनी जो है वो ये है। देन आई वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई वाज अ फ्लॉप एक्टर। मुझे कभी कोई चांस नहीं देता था, कभी कुछ नहीं होता था, और एक्टिंग की करके पता चला फ्लॉप है, या बस चांस नहीं मिला तो समझ लिया मैं फ्लॉप हूं? नहीं, जब मैं जाता था तो लोग चांस देते नहीं थे, इसका मतलब था कि फ्लॉप एक्टर। देखिए जो एक्टिंग पे जो मुझे जितना इसके बारे में पता है, मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं इसकी समझता, लेकिन एक गुड लुक्स चाहिए आपको, बाकी चीजें तो आप बाद में परफॉर्म करेंगे ना। तो माशाल्लाह हैंडसम तो इस एज में है, तो जवानी में तो शाला भी होंगे। नहीं, लेकिन अगर देखें तो वो जो उस ग्रूमिंग की एज होती है जिसमें आपके अभी आपकी फिजिक, आपका फिगर, आपकी शक्ल बन रही होती है, तो आई वाज आई थिंक टू अर्ली और टू बी एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो अभी आईकॉम कर रहा था या वो टू अर्ली। तो अभी अगर मैं खुद भी अपना ऑडिशन लेता अगेन, क्योंकि मैं बड़ा क्रिटिक हूँ, बड़ा सख्त किस्म का, तो मैं उसको यस नाउ वो होते होते टाइम के साथ साथ फिर वो अल्लाह ताला ने एक दिया कि यार बजाय इसके कि आप कॉरिडोर में खड़े होके, आप पीटी के कॉरिडोर्स होते थे वहाँ पे खड़े होके आप चांस लेने वालों की लाइन में खड़े हों, तो फिर आप चांस देने वालों की लाइन में हो। वो यार नहीं, आपको ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, फिर जो है वो आपके सामने लोग खड़े होने चाहिए। तो वो एक जो है वो एक थोड़ी सी आकड़ आई और वो फिर उसने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया कि फिर प्रोडक्शन के लिए, मगर फिर भी होता ऐसे था कि काम मैंने करना है यार, बिल्कुल चीज़ें करनी है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग मैं रहूँगा, इर्द गिर्द रहूँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, बेहतर आर्टिस्ट हूँ। 3-4 ड्रामा में ऐसे काम किया कि जो हीरो होता था मैं उसका दोस्त बनता था, मैं उसको लाइनें याद कराता था, मैं उसको बताता था, उसको बॉडी लैंग्वेज मैं बताता था उसमें, लेकिन मेरी उस तरह की लुक्स नहीं थी, तो वो जो है वो हीरो वो होता था और मैं उसका जो है वो चमचा बना होता था उसमें। लेकिन वो भी इसलिए किया कि प्रोडक्शन भी सीखूं, चीज़ें भी सीखूं, क्या कुछ करूं उसमें। तो आपने ये जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो या जो एक्टिंग भी है, किसी स्कूल में नहीं गए आप, इसकी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली? नहीं, उस टाइम पे कोई इतना था भी नहीं, खास प्रोडक्शन का। यस, अगर आपने टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो अगर आपने सीखनी है तो यस, उनके कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, चीज़ें होती थी, इंजीनियरिंग करके लोग आ रहे थे, वहाँ पे सारा कुछ हो रहा था। लेकिन प्रोडक्शन की, एक्टिंग की या स्क्रिप्ट राइटिंग की इवन कोई ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं थी उसमें। आई वॉज ब्लेस्ड के वो अजोका ग्रुप में जो है वो उसमें शायद महमूद नदीम साहब और उनकी बेगम साहिबा जो थी, मदीहा गौर साहिबा, और साथ फिर इसमें उस्मान पीरज़ादा, इसमें रफ़ी पीर ग्रुप में, तो वो स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट पढ़ना कैसे है, स्क्रिप्ट देखना कैसे है, मतलब एक तो स्क्रिप्ट पढ़ना होता है ना, एक उसका डायसेक्शन कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है कि उसमें वजन कितना क्या, उस तरह वाला पढ़ना। मैं रीडिंग वाली पढ़ने की नहीं बात कर रहा, हाँ, उसको उसमें उसको तोलना, उसका वजन निकालना उसका। तो वो सारी चीज़ें जो दैट वाज आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड। शायद वो डेस्टिनी जो है ना मुझे खुद ही से वहाँ पे लेके जा रही थी कि ये सारा प्रोसेस से गुजरो और वहाँ के बाद फिर वो आगे तक पहुँचो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार ठीक है रहना इसी डोमेन के अंदर, देखें मीडिया की जब हम बात करते हैं, मीडिया के अंदर भी देयर आर मोर देन 20 डिफरेंट डोमेन्स, तो उसमें भी आप शफल करते रहते हैं एक डोमेन से दूसरी से तीसरी। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने खुद को तो कन्विंस कर लिया, तो पेरेंट्स तक जब ये बात पहुंची, हुण साडा बच्चा चला है मीडिया च,
हाँ, तो उस वक्त फिर क्या हुआ जनाब? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और उस टाइम पे जब ऐसा कोई होता नहीं था। अब तो एक स्टेट ऑफ आर्ट है, और एक अब अगर फैशन डिज़ाइनर है या कोई इस किस्म का है तो उसको बड़ा इज्जत दी जाती है। लेकिन उस टाइम पे जो है वो नाचा और तनख्वाह और पता नहीं क्या क्या समझा जाता था उसमें। और वो यस, हमारी फैमिली वालों ने भी सारी इस किस्म की बातें की, इस तरह की चीज़ें की कि यार कौन से काम लग गए हो, क्या कौन सी चीज़ें हो गई हूँ। जो ज़रा डिसेंट लोग थे फैमिली के, उन्होंने अच्छे तरीके से बताया। जो डिसेंट नहीं थे, जो उन्होंने फिर ला पा के हथी पढ़ाई की हो रहे, नाचा बन रहे थे, तनख्वाह बन रहे थे, सारा कुछ उसमें। तो लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट रही। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पेरेंट्स जो हैं, वो वालदा भी और वालिद साहब भी जो है वो फिर साथ जुड़े कि नहीं यार, अगर आपने करना है तो बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी जो है आप क्लर्क बन के बैठे रहें उसमें, या चलो बड़े क्लर्क बन जाएं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, वो बन के बैठे रहें उसमें, नो हार्ड फीलिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट उसमें तो वो बन के बैठे रहें। तो जो आपकी फील्ड है और अगर आप लग रहे हैं कि आपको एक्सेल वहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने वो अगेन आई वाज ब्लेस्ड कि उन्होंने इतना बड़ा चांस लिया उस टाइम पे जब पाकिस्तान में इतने चैनल्स नहीं थे। इसलिए इतनी बड़ी बात आपने की ना। देखिए, हाँ, बहुत सारे बच्चे हमारे बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फोर्सफुली बैठे हुए वहाँ पे, बैठाया गया उनको, विशफुली नहीं है। अब देखिए, आप जो काम करना चाहते थे ना, आपने उसके अंदर 30 साल गुजार दिए और आपको पता भी नहीं चला, और आपके माशाल्लाह नाम के साथ इतने बड़े बड़े क्रेडिट्स लगे हुए हैं। उसकी वजह ही ये है कि वो आपका पैशन था, आपने उसको अडॉप्ट किया। मैं अब मुझे स्टिल 2004-05 की बात याद है। मैं उस वक्त केबल चैनल बड़ा चला करते थे, आजकल तो इतना उसका ट्रेंड नहीं है। तो मैं केबल चैनल पे ना सर 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम करता था। मेरे साथ 2 सिंगर थे और मैं होस्ट था उसका। और ये मैं बिल्कुल घर वालों से चोरी छुपे करता था। सिर्फ मेरी मदर को हल्का सा इशारा था, फादर को नहीं पता था। उन दिनों A+ जो है ना, ये लॉन्च हुआ, तो वो उन दोनों के साथ मुझे भी ऑफर हुई, हमारे प्रोड्यूसर को भी, तीनों को। तो मतलब सारे बड़े खुश थे, चलो यार एक केबल चैनल से इंटरनेशनल नेशनल चैनल पे चले जाएंगे। घर आके अब्बा जी से बात की, अब्बा कहते बेटे कपड़े पैक कर निकल। तो मैं वहां से बिल्कुल डिमोटिवेट, फिर 10-12 साल मेरा कोई मीडिया से ताल्लुक नहीं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर उस वक्त मुझे सपोर्ट किया होता तो शायद आज एक डिफरेंट लेवल पे। खैर, अल्लाह ताला के भी अपने प्लान्स हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आ गए, आपने कहाँ से एग्जैक्टली पहला स्टार्ट किया एज ए प्रॉपर जॉब जिसको कहते हैं, ये एक प्रोफेशन? पहले तो चले सीखते रहे, लोगों के साथ जुड़ते रहे, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन पहली जॉब जिसको कह लें या पहली आपकी असाइनमेंट जो थी वो क्या थी? ये जो स्ट्रगलिंग का दौर था ना, उसमें मैं एक टेक्सटाइल मिल थी, क्योंकि वाले साहब ने कहा हुआ था कि बेटा आपने नौकरी करनी है, आपने एक सर्टेन लेवल की आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, तो उनका जो था कि बाकी जो मर्जी करो, तो आपने एक नौकरी करनी है। सही। उस नौकरी के आगे पीछे कुछ भी करो हमें पता हो क्या कर रहे हो, लेकिन डू व्हाटएवर यू फील लाइक। बट वो एक जो है वो एक उसमें रखना है। उसमें एक ऐसी टेक्सटाइल मिल थी जिसका ऑफिस था जो 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता था, सुबह 7 से दोपहर। ठीक है, वेरी नाइस। तो वो मेरे लिए दोबारा ब्लेसिंग, मैं बताऊँ कि रास्ते खुद ही जो है बनते जा रहे हैं, कि नौकरी भी आपको ऐसे मिल रही है जहाँ पे वो टेक्सटाइल मिल का उनका ऑफिस था, हेड ऑफिस था। हेड ऑफिस में टेक्सटाइल मिल का होता ही है कि वो बेल्स वगैरह आती हैं, चीज़ें आती हैं, बैंकिंग का काम ज़्यादा होता है। तो वो ये ऐसे करते थे, 7 बजे बैंकिंग का पूरा काम कर लेते थे बैंक का, और जैसे ही 9 बजे बैंक खुलता सबसे पहले ये लोग होते थे। बाकियों का वो भी एक अच्छा उनका स्टाइल था। बाकियों का ऐसा होता है कि 9 बजे दफ्तर लगता है, उसके बाद वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उसके बाद 12-1 बजे तक वहाँ पहुँचते हैं, जबकि 1-1:30 बजे उस वक्त बैंक जो है वो पब्लिक डीलिंग बंद कर देता था। तो यहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ था कि 7 बजे आप आएँ और आके आप जो है वो 9 बजे आपका बंदा बैंक पे बैठा हो, जैसे दरवाजे के ताले खुलते हैं, ताले भी खुद ही खुलाएं बेशक, जाके आप वो करें। और उसके बाद आप 2 बजे जब बैंकिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो आपका काम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी डीलिंग बैंक के साथ थी। बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग जो कस्टमर डीलिंग आवर्स खत्म है तो आपका काम भी खत्म है। और मेरे लिए बड़ा फ़ायदा था कि 2 बजे का जो है वो सारा इस किस्म की चीज़ें हैं उसमें। उस वक्त फिर मैं कर रहा था, प्रोडक्शन भी कर रहा था, सेट की चीज़ें, सेट डिज़ाइनिंग वगैरह चीज़ भी कर रहा था, और साथ में कुछ थिएटर वगैरह भी कर रहा था। मैंने बताया आपको रफ़ी पी वगैरह सारा, वो ऑब्वियसली वो इवनिंग का होता था, इसलिए मेरे पास बहुत ये अलग बात थी कि 7 बजे उठना और रात को 1:30-2 बजे तक वो काम करना, उसके बाद अगले दिन दोबारा या एंड रेगुलर, इट्स नॉट उसमें फॉर मंथ्स एंड इस तरह से।
तो वो फिर मुझे अप्रोच किया राशिद ख्वाजा साहब ने, और राशिद ख्वाजा साहब जो हैं वो उस वक्त NTM के हेड थे, और एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था, इफ़त रहीम उसको होस्ट करती थी, ये है फिल्मी दुनिया। हाँ, बहुत बहुत मशहूर होता था। तो उस पे वो एक्चुअली इस्लामाबाद कर रहे थे क्योंकि इफ़त लाहौर में थी, देन ही मूव्ड ओवर टू लाहौर, और यहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया विच वाज डूइंग प्रोडक्शंस फॉर NTM। सही, तो वो NTM का ही एक समझ लें कि उनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस था उसमें। तो वो फिर उन्होंने कुछ देर साथ लगे, फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं, साथ नहीं है, आपको ये फुल टाइम आ जाओ। तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है मैंने भी मसल्स, या फैमिली वालों ने भी एप्टीट्यूड देख लिया था, मैंने भी अपने मसल्स चेक कर लिए थे कि यस शायद कुछ हो सकता है। बट इवन देन PTV एंड NTM, दैट्स इट। अच्छा, हाँ, उस वक्त ये पहला चैनल था ना, पहला ही चैनल था प्राइवेट, क्योंकि PTV तो गवर्नमेंट हो गया ना, तो ये पहला प्राइवेट चैनल था, और इट वाज नॉट अ कंप्लीट चैनल, वो कोई टाइम बाय किया हुआ था उसमें। वो बल्कि बता दें, वो भी स्टोरी है कि ये चैनल था नहीं, लेकिन आपको पता था चैनल है। हाँ, वो एक STN था, शालीमार टेलीविजन मार्केटिंग, जो PTV का एक इदारा था, अभी भी है, जिसपे PTV वर्ल्ड वगैरह चलता है। उसमें उनके पास सैटेलाइट का लिंक था, एक उनके पास सिग्नल फायर किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने उस पे जो है वो टाइम बेचा हुआ था। तो हर रोज के कुछ घंटे हमारे पास थे, फिर CNN भी उसके ऊपर आता था, कार्टून नेटवर्क भी आता था। तो उसमें तो वो हमारे पास मेरे ख्याल 6 बजे से कोई 10-11 बजे तक का टाइम था, जिस स्लॉट थी, उसको हम चैनल जबरदस्ती कहते थे। एक्चुअली वो चैनल था नहीं, क्योंकि पहला प्राइवेट एंटिटी थी वो, उसमें PTV के अलावा कोई एक चीज़ थी जो 24 घंटे चलती थी, लेकिन जो एक्चुअल टाइम था उसका हमारे पास, जो फ्रेश प्रोग्रामिंग का, वो वाला टाइम था उसमें। तो वहाँ पे फिर फर्स्ट टाइम जो है वो फिर सारी किश्तियाँ जला के, दैट वाज अ बिग डिसीजन आई थिंक, और वो मेरे से ज़्यादा पेरेंट्स का, क्योंकि अगर पेरेंट्स, मेरे अम्मा और मेरे अब्बा साथ ना खड़े होते, मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल इस किस्म का बिजनेस, अब इस किस्म की नौकरी जिसमें देयर इज नो गोइंग बैक, ऐसा नहीं है कि मैं जाके कहीं पे कहूँ कि यार किसी टेक्सटाइल मिल में या किसी बैंक में कि जी मैंने इतना अर्सा ड्रामे किए हुए हैं तो आप मुझे रख लें। आई मीन वो मेरे पोर्टफोलियो में कोई वो मैटर नहीं करना था उसमें। वो एक बड़ी ब्लेसिंग थी कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला, पता नहीं क्या किस तरह से, लेकिन वो फिर यहाँ तक एज ए प्रोड्यूसर स्टार्ट किया आपने वहाँ से, एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर। ठीक है। लेकिन वहाँ पे ओपनिंग बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे मैंने एज ए कैमरामैन भी काम किया, एज एन एडिटर भी काम किया उसमें, एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी, एसोसिएट प्रोड्यूसर भी, फिर सेट वगैरह के लिए लाइटिंग डायरेक्टर टाइप उसमें। तो वो सारे ये जो चीज़ें इसके फैक्टर्स होते हैं, वो फिर एक किस्म की ट्रेनिंग थी जो आप कह रहे हैं कि कोई किसी इंस्टीट्यूट में किया है, नहीं, वो अच्छे दोस्त थे। वो आई मस्ट टेक नेम ऑफ नदीम बेग साहब, जो इस वक्त बड़े बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, वो मेरे इमीडिएट बॉस थे। ही वाज डायरेक्टर, आई वाज असिस्टिंग हिम हियर इन लाहौर, आई थिंक 25 इयर्स बैक, 22-23 इयर्स बैक, इतनी पुरानी बात कर रहा हूं। तो आप ये समझते हैं कि ये छोटा, क्योंकि जाहिर है PTV के अगेंस्ट तो ये एक छोटा सेटअप था ना, एक छोटे सेटअप में काम करने से आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि मल्टीपल रोल्स आपने सीख लिए वहाँ पे। उससे छोटा सेटअप क्या, सेटअप भी कोई नहीं होता था छोटे बड़े तो पता ही नहीं इंसान वो तो हुन पता लग गया कि अच्छा छोटा सेटअप बड़ा सेटअप भी होता है। उस वक्त तो PTV में तो आपने एक्टिंग के लिए जाना है, स्क्रिप्ट के लिए जाना है, किसी चीज़ के लिए जाना है, अदरवाइज टेक्निकली क्या हो रहा है वहाँ पे, एडिटिंग कब हो रही है, वो कैमरा कहाँ से आते हैं लगते हैं, लाइटिंग कैसे, आप पता ही नहीं, वो तो सिस्टम है जो पूरा चल रहा है, अरसे से चल रहा है उसमें। तो ये यहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी और हमारे लिए भी नया था। मशीनें, मतलब मैं पहली दफ़ा देखा कि वो ज़ूमैटिक एक वो मशीन होती है जो रिकॉर्डिंग मशीन होती है, तो वो मेरे जो थे जो सब मुझे गाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार मैं ज़रा जा रहा हूँ, तो ये इस कॉपी को ना, ये इसको दूसरे एक मशीन में कॉपी करके, उस वक्त जो है वो जितनी भी कॉपियाँ हैं वो पूरा रियल टाइम आपको प्ले करेंगे और दूसरी पे टेप हो रिकॉर्ड हो रही है, वो उस टाइप का। अब इससे डाउनलोड तो नहीं होता ना, उनसे मौज लगी पई, तो ये ज़रा कर लेना, तो पैच कर लेना। अब मैं पहली दफ़ा जब उसमें ज़ूमैटिक के उस डब्बे के पीछे गया तो वो कोई कम से कम कोई 80 नोजल्स थी 80 पिन्स थी और उसमें कोई किसी तरह की कोई छोटी केबल, कोई बड़ी केबल, कोई इनपुट की, कोई आउटपुट की, कोई ऑक्सिलरी की, कोई XLR, कोई ओए मैं तो घूमा ना पहले जाके, मैं जाके बैठा कि मैं किधर फंस गया उसमें। लेकिन वो फिर उसने भी उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पे बताया कि यार एक ये इस पर ये लिखा होगा ऐसे कर लो, ये लिखा होगा ऐसे कर लो। लेकिन वो उस वक्त ट्रेनर्स भी अच्छे थे, वो अपने पास
रखते नहीं थे। जी बिल्कुल। वो कहते कि यार मैं जा रहा हूँ चंदा, ये काम करना है। हाँ, तो वो फिर अगर आप उनसे पूछ लें, जिससे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप सबसे पहले सीखना ना सीखें, पहले आप सीखना कैसे है ये सीखे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बड़ी प्यारी बात तो है। आपको पहले आना चाहिए कि आपके अर्ज कैसे शो करनी है। अभी बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स पे, अब जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जॉइंट वेंचर्स भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के साथ कर रहे हैं, बच्चे वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन उनमें वो अर्ज नहीं होती। उनमें सिर्फ ये होता है कि जरा आपने जो है वो डिप्लोमा किया या आपने एक डिग्री ली है, उसके बाद आपने इंटर्नशिप करनी है और वो 3 महीने आपने कहीं पे लगाने हैं, उसके बाद आपको वो कागज़ चाहिए। हाँ। तो वो जो अर्ज है, और आप यकीन जानिए कई ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हुए हैं जो इंटर्न्स आए थे, लेकिन उनमें वो अर्ज थी, वो एक्सटेसी थी कि उनको हमने जाने नहीं दिया कि यार और शागिर्द की जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था ना सर, वो क्या खूबसूरत टाइम था। ये मेरा ख्याल है 2000 के बाद ही गेम खराब होना शुरू हुई है। उससे पहले तो सर मोटिवेशन स्पीकर ने किए सर, किसको दोष दें इस चीज का? पेरेंट्स को दें सबसे पहले तो पेरेंट्स ही है। देखिए पहले क्या होता था कि टीचर को बिल्कुल माँ बाप की जगह समझा जाता था। किसी की मजाल नहीं होती थी कि टीचर के आगे कोई आंख उठा ले। तो माँ बाप को माँ बाप की जगह नहीं समझा जा रहा ना सर, बिल्कुल ऐसे ही हो गया उसमें तो वो मसला। तो मेरा ख्याल है वहां से जब काम खराब हुआ ना, आज बच्चा ये समझता है कि भाई वो पैसे दे रहा है टीचर को, टीचर ये समझता है ठीक है यार मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, खत्म। वो रिस्पेक्ट के एलिमेंट जब खत्म हुआ है ना, तो ये जो उस्तादी शागिर्दी वाला माहौल है ये भी आउट हो गया। आपको एक यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सर करें उस्ताद हामिद अली खान साहब का एक जोक सुना, क्योंकि वो उनके भाई अमानत अली साहब, फ़तेह अली साहब कहते हैं, वो उस वक्त कहते हैं कि टाइम ये था, अभी पिछले दिनों आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, तो उनको ये जोक याद करा था कि वो हर जगह पे फिट इन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि वो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान नया नया अभी बना था, तो उसमें लाइव जो कुछ भी होना लाइव होना है, और वो ये होता था कि अगर कोई न्यूज़ है या कोई प्रोग्राम है जो टाइम से पहले ख़त्म हो गया, अगर 6 बजे है तो 7 बजे अगला प्रोग्राम शुरू होना है, अगर वो 6:45 बजे ख़त्म हो गया तो वो जो बाकी 15 मिनट हैं उसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल है जिसने बैठ के, कोई साजिंदा जिसको कहा है, वो उसने बैठ के जो है साज बजाना है उसमें। तो वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो 7 बजे का हमारा टाइम होता है, इसमें हमने सुबह का राग करना है। तो उससे पहले 6 बजे की खबरें हैं, और कोई दौर ऐसा था कि खबरें सेंसर हो जाती थी, तो खबरें जो है वो पूरे 1 घंटे की बजाय वो कम हो जाए, वो 20-25 मिनट में वो ख़त्म। तो 6:15 6:30 खबरें ख़त्म हो जाती थी। इनका टाइम अब 7 बजे शुरू हुआ। तो सूरत हाल उन्होंने कहा कि यार एक साजिंदा बैठा हुआ था और साजिंदा जो है वो सितार बजा रहा था, और अब ये अमानत अली साहब और सब लोग दोनों आके बैठे हैं और अपने माइक्स वगैरह चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, अपना हेडफोन्स, और एक सुरीले आदमी के लिए तो मतलब अजाब है ना कि कोई अच्छा सुरीला ना हो बंदा और वो बैठा हो उसमें, और उसके पास वो जो है साज बजा रहा है और वो सुरीला नहीं है, और अमानत अली साहब लेवल का सुरीला आदमी बैठा। तो कहते हैं वो हेडफोन माइक में बार बार प्रोड्यूसर कह रहे हैं यार की बजा रहे हैं यार, बार बार कह रहे हैं यार की बजा रहे हैं, और टाइम भी इतना ज्यादा है क्योंकि 6:15 बजे से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था कि 7 बजे उन्होंने आना, बाकी बैठे हुए हैं, बार बार कहें परेशान हो कि यार की बजा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर ने क्या कि चुप कर जो है 7 बजे आ रहे हैं कि 7 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहे हैं कि 7 बजे तो मेरी जान छूटे। तो आजकल हमारे जो उस्ताद भी हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी जो है ना वो 7 बजे आ रहे हैं उन्होंने कि वो टाइम हो जाए इसमें 2 आवर्स और 3 आवर्स जो उनकी वर्कशॉप टाइम है या उनका टीचिंग टाइम है वो ख़त्म हो जाए, तो वो उसमें हो जाए। हमारे जो इस वक्त हमारे जो चैनल के CEO साहब हैं मियां इदरीस साहब, वो भी पिछले दिनों एक जगह पे एक यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर था, तो वहाँ पे इकट्ठे हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे असातिज़ा का जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसमें असातिज़ा को वो कह रहे थे कि जनाब ये जो है ना, बच्चे ने पूछा कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वो वाले क्यों नहीं हो रहे उसमें। तो वो जो है वो इसी किस्म की बात कर रहे थे कि यार ये जो आजकल के जो है ना वो असातिज़ा जो हैं उनका भी जो है ना वो उनको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब किसी भी सेंस में ले लें, लेकिन येस इट्स ट्रू। सर एजुकेशनल जो सिस्टम है ना हमारा, वो चाहे प्रैक्टिकल एजुकेशन है या थ्योरेटिकल एजुकेशन है, दोनों सीरियसली इस वक्त उसको एक रीवैम्प चाहिए। उसका जब तक रीवैम्प नहीं होगा ना, हम यही रोते रहेंगे। कितने बच्चे बाहर गए सर? जाएंगे, अभी और जा रहे हैं। नहीं, कितने गए? इसकी मेरा ख्याल अभी 12 लाख की तादाद थी। 8 लाख 8 से अब एक्सीड कर रही है ऑब्वियसली उसमें।
अल्लाह वास्ते के गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, क्वालिफाई किया है तो दूसरे मुल्कों ने उठाया ना, इसी एजुकेशन सिस्टम से क्वालिफाई किया ना सर। लेकिन नहीं है, फर्क है यहाँ पे। देखिए एक बच्चा जो बाहर से पढ़ के आता है ना, यही बच्चा जो यहाँ से बड़ी मुश्किल से आइल्स करा के स्ट्रगल करके बाहर गया है, यही बच्चा वहाँ यहाँ उसने लगाए 20 साल जिंदगी के, वहाँ लगाएगा 2 साल, वो बच्चे एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। नहीं, लेकिन कैसे जाएगा वो जहाँ से जो सारे उनके जो लवाजमात हैं, वो नंबर्स, वो आइल्स, वो सारा कुछ, वो सब कुछ पूरा करके, उनके लवाजमात पूरा करके वो आपको जो है वो लाइबिलिटी तो यहाँ से नहीं उठा रहे ना। हाँ, ब्रेन ही उठा रहे हैं ना। तो ब्रेन के लिए पूरे जो टेस्ट हैं वो कर रहे हैं ना। इसका मतलब है यहाँ पे इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, पढ़ाई के हिसाब से भी इतना इंटेलिजेंट था, तो पढ़ाई यहाँ की थी कुछ इस लेवल की थी। जिसने पढ़ना था पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़ सका। तो उसमें बहस तो की जा सकती है। उसमें उस बच्चे का क्या कहेंगे इरफान भाई, जो 1100 में से 1097-98 नंबर ले रहा है, लेकिन उसके साथ आप बैठ के 5 मिनट बात नहीं कर सकते, उसका IQ लेवल इतना लो है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उस एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है। वो सुपर इंटेलिजेंट क्या हुआ? ये सुपर इंटेलिजेंट है जो एक लम्हा बात नहीं कर सक रहा। सो कॉल्ड नहीं ना, सो कॉल्ड। आज हम यहाँ बैठ के ये सुपर इंटेलिजेंट वाली बात हो ना, सुपर इंटेलिजेंट जो वो था जिसने जो है वो इक्विप किया कि मैंने जो है वो 1100 में से 1 नंबर कम करवा के नहीं करना, मैंने वो चीज़ क्वालिफाई करनी है जो मुझे बाहर के लिए या मुझे अगली बड़ी गेम के लिए। मैं भी, मेरे वालिद साहब एक छोटे से गांव से थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से थोड़ा सा एक्सेल किया, बड़ी जगह पे आए, उसके बाद मजीद बड़ी जगह पे आए, उसके बाद मजीद अब यहाँ पे लाहौर पे आके बड़ी पोश इलाका, ये सारा कुछ आप अगले से अगला देखते हैं ना, जिससे आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है। इस तरह से जब किसी का एक्सपोजर बढ़ा तो इस मुल्क से अगले मुल्क, अगले से अगले, जो आप जा रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो पहले साइप्रस जाते हैं, साइप्रस से फिर जो है वो UK यूरोप चले जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, वो अगली से अगली जगह पर चले जाते हैं। ईद शब-रात पे वापस आते हैं वैसे मनाने के लिए, या दफनाने के। डंकी वाले भी बहुत सियाने हो गए हैं, वो भी जाके वीज़ा बनवा लेते हैं। पासपोर्ट भी होता है, वीज़ा भी होता है उसमें। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना, वो देखें दुनिया जो है ना वो उन लोगों की नहीं है जो जिनकी आप बात करें। इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं। मैं बार बार अपने पे बात ले आता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने भी बहुत ग्रास रूट लेवल से मैंने जो स्ट्रगल किया। जिस वक्त मैं PTV के स्टूडियोज़ में खड़ा होता था लाइन में, यूब खावर और हफीज़ ताहिर और इन सब के सामने, और ये लोग बिल्कुल इग्नोर करके गुजर जाते थे, और उस वक्त भी कुछ एक्स्ट्रा लोग होते थे जिनको एक्स्ट्रा तो चाहिए होते हैं ना हर वक्त। उसने गुजरना है, छाबड़ी वाला 4 जुमले 2 जुमले 3 जुमले, उसके लिए हमें उसका भी चांस नहीं मिलता था। लेकिन वो एक्स्ट्राज, वो टिपिकल एक्स्ट्राज होते थे जो वो काम कर रहे होते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने अनायात की, मैं एक लेवल पे आया कि मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, और उन एक्स्ट्राज को एक्स्ट्रा ही हायर किया, वो फिर भी वहीं पे थे। ऐसे है। तो ये एक तो जो असल चीज़ है वो, यस इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट, पेरेंट्स उनको कैसे आप लेके चलते हैं, उनकी कितनी आप दुआएं लेते हैं, और उसके बाद अपने हालात, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को कितना आप एब्जॉर्ब करते हैं, और आप में अर्ज कितनी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, एक्स्ट्रास की लाइन से निकल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है आपको, तो यू शुड हैव अ एम, यू शुड हैव अ विजन, यू शुड हैव अ गोल। उसके बगैर आप नहीं जा सकते। तो इसके लिए ही वही बात करूंगा, अगला जो पॉइंट है हर जगह पे मैं ये कहता हूँ, मिसाल देता हूँ इस मोबाइल की, कि आपने मोबाइल में सारा कुछ सीख लिया, आपने जितने दुनिया जहां गैजेट्स हैं, अभी अगर हम जो बात करते कितने बच्चे गए हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ौरन आ जाएगा कि जी इस साल में इतने बच्चे चले गए। दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आपने इससे कुछ नहीं सीखा अगर ये नहीं सीखा कि दुनिया जहान में जितने भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने एक चीज़ कॉमन रखी हुई है कि आपके पास जितने भी गैजेट्स हों इसके अंदर, जितने भी ऐप्स हों इसके अंदर, जौन सी भी ऐप आप किसी वक्त भी चला रहे हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? कॉल आना और सुनना। ट्रू। अगर कॉल आएगी, आप कितनी कीमती से कीमती चीज़ देख रहे हैं, ओवररूल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। हाँ, वो कहेंगे नहीं भाईजान, इसका प्राइमरी फंक्शन था। इसकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपका कॉल रिसीव करना और कॉल करना है। कॉल आएगी तो आप उसको नहीं रोक सकते। ट्रू।
तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें सीख ली और इस मोबाइल सेट से प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करना नहीं सीखी कि यार आप दुनिया जहान बहुत सारा सब कुछ कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ खाने भी खा रहे हैं, बहनों भाइयों को, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, स्कूल के दोस्तों को, सबको टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई, जो आपको नमाज भी सिखाती है ऑफ कोर्स, अगर आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई तो फिर आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, फिर एम नहीं करूंगा इससे। मैं बल्कि अगला सवाल यही पूछ रहा था। हाँ। मुझे ये बताइए कि पहले जो है ना, आज जो जिस वक्तों में हम लोग पढ़े हुए हैं, हम टीचर को अपना मेंटोर मानते थे, आज हमने वो मेंटोर की कैटेगरी ही अलग कर दी। आप क्या समझते हैं इरफान भाई, लाइफ के अंदर एक मेंटोर का होना और अच्छे मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है? ये आपके करियर में, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है? अच्छा, वो बड़े पुराने जो है वो मुहावरे जो हैं वो ऐसे बने हैं, पता नहीं कैसे, हमने उन पे पूरा प्रोग्राम्स करने हैं कि वो कैसे बने थे और वो आज तक जो है पायदार क्यों है। और उसमें जो है वो ये कहा जाता है कि बेउस्तादा जो होता है ना, वो नहीं चल सकता। गहरी बातें कर रहे हैं, वो नहीं चल सकता। बहुत प्यारी बात। हाँ, वो आपको किसी को बाप मानना पड़ता है उसमें। हाँ, वो एक फन का बाप हो, एक स्पेसिफिक फील्ड का बाप हो, अपना आपका हकीकी बाप हो। बाप से मुराद जो है वो ये नहीं है कि वो फादर ही हो, वो उसमें किसी को जो है वो आपको अपना बाप, वो अपने कैरियर में रूहानी बाप कहा जाता है, जैसे भी कहा जाता है, वो आपको मानना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि आजकल अच्छे मेंटोर आ रहे हैं? सर हर जगह सर, मतलब हर जगह पे डिटेरियोरेशन आ गई ना सर। वो तो ऐसा नहीं है, वो मेंटोर में भी जो है वो 2 नंबरी आ गई, लेकिन वो मेंटोर बनाने वाले जो है ना, वो भी उन पे भी 2 नंबरी आ गई। वो भी जो है वो अब शायद वहाँ से टूटना शुरू हुआ। जैसे हम फिल्म की बात करते हैं तो उसमें एक मिसालें बड़ी वाह 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 फिल्म कैसे ख़राब हुई? फिल्म ऐसे ख़राब हुई कि पहले डायरेक्टर और एक्टर का रिलेशनशिप था। डायरेक्टर कहता था मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया, ये सारा कुछ आ गया, फाइनेंसर जो है वो या प्रोड्यूसर उस पर पैसे लगाता था और सारा कुछ हो जाता था। अब क्या सिचुएशन हो गई उसके अंदर, जब एक्टर और फाइनेंसर की आपस में दोस्ती हुई ना, डायरेक्टर माइनस हो गया। सही, बिल्कुल सही। फिर एक्ट्रेस ने कहा कि यार हम जो है ना वो हम रात को इकट्ठे खाना खाएंगे तो मेरे गाने 2 बढ़ा दो। उन्होंने मसला कोई नहीं, वो बता देंगे, कोई चक्कर नहीं। तो वो जहाँ से ये मिलावट शुरू हुई ना, तो इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम में भी जहाँ से आपने ये शुरू किया कि आप जो है वो कल आके शाम को जो है वो आप मेरी उसमें जो एकेडमीज बन गई हैं, आप वहाँ पे हमारे एकेडमी में आके पढ़ना शुरू कर दें जी। और वो एक मनी मिंटिंग का इसकी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपने जो है वो इस यूनिवर्सिटी में कम पढ़ाना है और आपने जो है वो ग्रेड्स कम कराने हैं। पेरेंट्स जो हैं वो डरें कि यार ग्रेड्स नहीं आ रहे तो एकेडमी भेजें, और एकेडमी हमारी ही एकेडमी है। जिस तरह से डॉक्टर्स का एक सिस्टम शुरू हुआ कि जनाब आपने जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ नहीं करना, अगर आपने है तो आप मेरे जो है वो क्लिनिक पे आ जाएं और देखें, आपका जो है वो काम ठीक हो जाएगा। उसमें काम ठीक हो भी जाते थे क्योंकि यहाँ पे मेन जगह पे बैठ गया। हाँ, वो उसमें एक और सिचुएशन है, या मेरी ही लैब से आपने ये टेस्ट कराने हैं तो अप्रूव होंगे वरना नहीं अप्रूव होंगे। तो वो जो 2 चीज़ें हैं, जो आपकी एजुकेशन और आपका जो हेल्थ सेक्टर है, अगर वो किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में है और अगर किसी कोई पैसे जब कम ज़र्फ आदमी के हाथ में है तो फिर तो रुल गए ना सर। और हमारे यहाँ पे आयरनी ये है कि ये सबसे बड़े बिजनेस हैं, एजुकेशन एंड ये जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ। पिछले 20 साल में पाकिस्तान में क्या बना है? हाँ। कोई एक फैक्ट्री बता दें, कोई एक इंडस्ट्री लगी हो बता दें, बंदी हुई है, लगी कोई नहीं। हाँ। ये 2 वाहिद सेक्टर हैं जिसके अंदर थोड़ा काम हुआ उसमें, और वो भी मुश्किल हो जाता है। मैं 1-2 लेक्चर्स में गया तो मैंने जाके उनको कह दिया कि जनाब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो बेरोज़गार पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं क्योंकि बाहर इतनी खपत नहीं है। हाँ। और आप हर किसी को डिग्री दे जा रहे हैं जिसने, व्हाट एन आयरनी अगेन, जिसने फीस पूरी दी है उसको डिग्री मिलेगी, और जिसने पूरा पढ़ा है या क्वालिफाई किया है ये वो नहीं, जिसने फीस पूरी दी है, जो एक अगर हम चाहें को मेरे तो केस ही ना कर देना कोई, लेकिन एक जो सिस्टम है वो इसी किस्म का है कि जो फीस पूरी देगा वो उसमें वो बुरी बात है उसमें। मतलब मेरे और मैं इसको सेकंड करूंगा कि आपने कभी सुना कि कोई बच्चा, कब से सुना लास्ट कोई बच्चा फेल हुआ है?
कुछ भी नहीं, ये बल्कि मैं बोलने लगा था फेल ही कोई नहीं होता ना सर, फीस पूरी देती है फेल ही नहीं हो रहा। वाह वाह, डिपार्टमेंट के ऊपर, एचओडी के ऊपर ये प्रेशर होता है कि भाई यू हैव टू मेंटेन द। अभी बल्कि मैं सुन रहा था कि एक टीचर ने जो है ना अटेंडेंस बच्चे की शॉर्ट कर दी, तो उसको हेड की कॉल आ गई, हाँ जी, तेरा दिमाग खराब है यार, इन्हें सही कर। जब सर ये नहीं आता था, जब सैलरी शॉर्ट, फीस शॉर्ट नहीं है, मेरा कोटा पूरा नहीं हो रहा, हाँ जी, फीस तो जब ये प्रेशर आप पे होंगे ना, तो इरफान भाई फिर डिजास्टर तो आएगा ही आएगा। थोड़ा फिर आगे मूव करते हैं। आपने प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की, और भी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें देखी। इरफान असगर साहब को चस किस में आती है? अभी नहीं आई, जितना किया उसमें, अभी तो सर बड़े आगे, बड़ा सफर लंबा है अभी तो। अभी आगे जाके मैं आपसे बात करूंगा जो नई जर्नी आपने स्टार्ट की, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जितना काम किया उसमें चस किसमें है, जिसमें लगा कि यार ये है मेरे अंदर से निकला हुआ काम। जो सा काम किया ना, जिस टाइम पे किया, वो इसलिए अगर आप जो बताए थे पहले कि चैनल्स बहुत ज़्यादा स्विच हुए हैं उसमें, तो अमानुल्लाह साहब बड़े हमारे अच्छे कॉमेडियन थे, और जब मैं उनके साथ मैंने मुज़ाकरात लॉन्च किया प्रोग्राम, तो उसमें वो साथ थे। फिर थोड़े से बाद जो है वो पता चला कि मुझे चैनल छोड़ना पड़ रहा है, तो अमान साहब मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि इरफान साहब आप जो है ना एक डॉक्टर हैं मीडिया के, और जब कोई चैनल आपको रखता है तो थोड़ा अर्सा काम कराया, कहते हैं उन सानू आराम आ गया, थोड़ी लोड़ नहीं। तो जितना काम किया ना, और बड़े अच्छे दोस्तों ने जो साथ थे इस फील्ड के, उन्होंने कहा भी कि यार आप सिस्टम बना जाते हैं, ये गलत बात है, आपकी ज़रूरत आपकी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन वो एक ऐसा एक वो था उसमें कि यार आपके सिस्टम ऐसे होने चाहिए, बंदा हो ना हो, सिस्टम चलने चाहिए, जो आज के दौर में गलत बात है वैसे। कि फिर आपकी ज़रूरत नहीं रहती। क्यों किया ना आपने, देखिए सिस्टम क्यों बनाए, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम बना दिए तो कहेंगे पाइन नाल दी लेबोरेटरी तो भी टेस्ट करा लो, वो तो भी टेस्ट करा लो, टेस्ट अपने पास क्यों नहीं रखे सारे, लेबोरेटरी अपनी वो नहीं, वो आदत ही नहीं थी। वो हमारे अब्बा जी की और हमारे उस्तादजा जो हमारे साथ थे, उन्होंने कभी ऐसे जो है वो कभी इसको किया ही नहीं, उन्होंने ऑनेस्टी का सिखाया। और आखिरी दिन भी जब कह दिया जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन उस वक्त जितनी देर बैठते हैं वो काम उस दिन का पूरा करके अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। आपको ये लगता है कि सिर्फ सिस्टम बना देना इज इनफ? मैं तो नहीं समझता इस चीज को। देखिए सिस्टम बना देना इज वन पार्ट ऑफ द गेम, बट उसको स्मूथली रन करना और उसकी बार बार रिपेयरिंग करना, देखिए सिस्टम में प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उसकी रिपेयरिंग करने के लिए फिर जब आप जैसे डॉक्टर नहीं होंगे वहां पे, तो फिर नाड़ी ऑपरेशन करेंगे। ये तो साथ उन लोगों को बिठाए ना फिर, कि वो आज तक उससे आगे क्यों नहीं निकल सके। आज तक सिर्फ नादिया खान शो का नाम क्यों है, आज तक सिर्फ हस्बे हाल का मुज़ाकरात का नाम क्यों है, कामरान खान शो का नाम क्यों है, या मैसेज फिल्म से बड़ी उर्दू डबिंग पाकिस्तान में नहीं हो सकी, क्यों नहीं हो सकी उसमें। तो ये तो फिर आप उन लोगों से पूछेंगे, वो उनको लेकिन ज़रूरत ही नहीं रहती ना। वो आप देखें, आपने अपना 100% कर लिया, और वो अगलों ने देखा कि यार अगर इसका 50% भी हो जाए ना तो हमारी दुकान चल जाएगी। नहीं, यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ बल्कि बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है पूछने की, क्या ये सियासत है? क्योंकि देखिए जो चैनल के मालिकान हैं या जितने भी लोग इसको रन कर रहे हैं, दे आर प्योर बिजनेस ऑनर्स। बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी अपने ऐसे की बंदे को निकाले जो उसको इस लेवल पे लेके आया। ये मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स है। ये कैसे आपने सोच लिया? सर देखिए बिजनेस ओनर क्यों चाहेगा कि उसका डिक्लाइन आए? डिक्लाइन नहीं आता सर, देखिए आपने खुद ही बता दिया। देखिए नहीं डिक्लाइन नहीं आता। देखें वो क्योंकि उसने अपना लेवल एक रखा होता है ना, उस लेवल से नीचे आएगा तो बत्ती जलेगी। हाँ, ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने दोबारा बुलाया कि यार बत्ती पूछेगी आ जाओ जरा जाओ। ऐसा भी हुआ, ऐसे आप अगर मैं सीवी देखेंगे ऐसी एग्जांपल्स भी हैं उसमें कि यार थोड़ी देर के लिए जरा आ जाओ उसमें। लेकिन वही होता है कि आप जो सेट होता है यार, बहुत खुलियां गला को यार, भाई कॉफी और पे आ जाए यार, नहीं थैंक यू। असल में होता ये है कि सेठ किसी को इंडिस्पेंसिबल नहीं बनने दे रहा होता अपने पास। ठीक है, बिल्कुल सही है। दैट एक्सप्लेन्स ऑल आई थिंक, कि नहीं। कि जिसका लग रहा होता है ना कि यार इसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी, तो वो उसको इतना पक्का, वो इतना बड़ा अपने से बड़ा कैसे, सेठ से बड़ा कोई कैसे हो सकता है उसमें, जो बिजनेसमैन, जो मालिक है, जो इन्वेस्टर है, उससे बड़े तो आप जितने भी हो जाएं वो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं जितना क्रिएटिव आदमी हूँ, अगर मेरे पे कोई पैसे नहीं लगा रहा तो मैं जाके सोया हूँगा यहाँ पे, उसमें मेरी क्रिएटिविटी क्या है? आप ये समझते हैं कि ये इसकी मेन रीजन ये है, सियासत नहीं है?
कि एक दूसरे के लेग पुलिंग वाला कल्चर भी है। देखिए वो आपके पैकेज में साथ होता है, मीडिया में नहीं। वो कहाँ नहीं होता यार, कहाँ आप मुझे चले मैं आपको इंटरव्यू लेता हूँ, कहाँ नहीं होता। देखिए हम नेशन बने ही लेग पुलिंग पे हैं। हाँ, तो ये एक आपके पैकेज का हिस्सा होता है। जितना बड़ा पैकेज होता है, जितनी बड़ी कुर्सी होती है, उतने ये जो एक्सेस बैगेज जो है ना, ये आपके साथ होता है। यू हैव टू बी गुड एनफ इन योर वर्क एंड डीलिंग विद अदर ऑड सिचुएशंस रोमिंग अराउंड यू, एंड वो इंतजार कर रही होती हैं कि वो उस पर कुंडा डालें उसमें और बड़ा पीसफुली वो कर रही होती हैं और बड़ा अच्छा है। मैं उसमें बहुत वीक रहा हूँ हमेशा से, अभी भी हमेशा से बहुत वीक रहा हूँ। यू आर नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट यस ये फैक्टर्स रहे हैं क्योंकि मैंने उन चीज़ों को नहीं ढका। हाँ उसमें, और मैं इसी जोन में रहा कि यार काम जो है ना वो बोलता है नहीं नहीं बोलिया। हाँ, तो वो आगे लेकिन उसने, मेरी बेगम साहबा खास तौर पे कहती होती कि मेरा बहुत ज्यादा शिफ्ट है, बहुत ज्यादा चैनल, तो बहुत सारा कुछ है, ये इतनी आपने स्टार्ट गए थे वो प्राइड की बात है, लेकिन फखर की बात नहीं है कितने चैनल शिफ्ट किए थे। आपको पहला क्वेश्चन ये वो पाई की करते रहे तुम। हाँ, एक होता है कि बंदा निकम्मा है, कर दो बार। हाँ, एक बंदा काबिल है, इनको इस्तेमाल कर आपका ये सेकंड वाला है। अगर पहले वाला आपका होता तो शायद मैं वही कहता फाइट कर दे की रहे हो, क्योंकि वो उसमें तो उसमें साथ जो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो इस किस्म की ज़रूर आ जाती हैं कि वो भी आपके साथ जो है वो एक लोग साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं जो कहना शुरू करते हैं कि यार नहीं ज़्यादा हो गया। कई जगहों पे इस किस्म की मसाइल है कि मैं कहता कि यार ये प्रोडक्शन आप कर रहे हैं ना, अच्छा आइडिया है, लेकिन यार इसमें ये चीज़ें ये ठीक नहीं हो सकना, ये फ्लॉज हैं, ये नहीं हो सकना। और अगलों ने कहना नहीं आप कर लें, और वो उन फ्लॉज की वजह से ख़राब है। उन्होंने कहना यार आप जो है ना आप चाहते ही नहीं थे। हाँ। ये नहीं कि आपको पता है यार, वाओ आपने पहले फोरकास्ट कर दिया था कि ये यहाँ पे ये इसमें स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये आप फंसेंगे इसमें, या खड्डे हैं या व्हाटएवर, आप फंसेंगे। लेकिन वो नहीं तू चाहते ही नहीं सही। अब सेठ को उन्होंने ये बताना है, आपको रोकना चाहिए था, आपको रोकना। हाँ, तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें उसमें बिल्कुल साथ चलती हैं, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है कि मेरी बेगम साहिबा खासतौर पे कहती होती हैं, जब इस किस्म के ऑड सीन्स आते हैं, बीच में ऐसे फेजेस भी आते हैं जब मेरे पास नौकरी नहीं होती, काम नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, उसमें अक्सर ही आए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो है बेगम ये कहती हैं कि एक आपकी जो प्राइड है ना वो ये है कि अभी से लेके कैरियर के शुरू तक आपने किसी को कॉल मिलानी है ना, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो आपकी कॉल ना सुने। माशाल्लाह, क्या बात। तो आपके ये आपने जिंदगी में जो ये कमाया है ना, ये इट्स मोर देन इनफ। बाकी पैसे पुसे, हाँ पैसे पुसे कि आप किसी को फोन करेंगे तो वो पहली बेल पे आपको उठाएगा, बेशक आपका काम कर सके ना कर सके, लेकिन आपको रिस्पेक्ट देगा उसमें, तो वो काफी, हाँ दैट इज इनफ उसमें। लेकिन अपना प्रायोरिटीज का लेवल है ना, वो जो प्रायोरिटी सेट करने की, पैसे तो आपकी पर्सनल वो है ना, किसी की जरूरी तो बहुत देखनी है। हाँ, जो देखना है ना वो ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट है जो पब्लिकली नजर आ रहा है। दैट्स वेरी ट्रू। कड़वा सवाल पूछ लूं इरफान भाई? आप कई कड़वे सवाल, पहले भी काफी कड़वे थे मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा पीटीवी का टेन्योर आपका बड़ा कम रहा, तो पीटीवी की जब बात आती है तो ये क्योंकि एक स्टेट चैनल है, तो क्या ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से छोड़ा या कुछ पर्सनली कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ पे? पॉलिटिकल रीजन भी ऑब्वियसली थी, क्योंकि जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था तो एक और गवर्नमेंट चल रही थी। सही। और उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो जिस सबसे पहले मैंने कहा है कि मुझे लॉबिंग वगैरह नहीं आती, कि यार उन लोग दोस्तों ने कहा कि यार गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो भाईजान जरा तो कर लो, वो मेरे मिजाज का था नहीं उसमें। सही। तो फिर जो है वो इसीलिए उस वजह से, एंड दैट वाज जस्ट इट वाज आई मस्ट से कि इट वाज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल रीजन उसमें। ओवरऑल जो मीडिया है हमारा, खासतौर पे न्यूज़ मीडिया की बात करूंगा मैं यहाँ पे, एंटरटेनमेंट वाले की बात नहीं है। न्यूज़ मीडिया के अंदर इज इट रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस? न्यूज मीडियम यस, वो हर दुनिया जहान में होता है यार, ये यहाँ आपको नया हो रहा है। ऐसे आप कुएं के मेंढक, आपसे मुराद के यहाँ के लोग कुएं के मेंढक बने हुए हैं ना, उसमें कुएं मेंढक है उसमें। आप देखें, आप जब कोई कुवैत वॉर होती है तो आप CNN का जो है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलजीरा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, BBC का अलग पॉइंट होती है, RT का अलग होता है, उसमें जो वो क्या है चाइना का जो है वो CCTV कौन सा है वो, उसका अलग पॉइंट। तो ये तो एक हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है। इसके ऊपर जरा थोड़ा सा रोशनी डाले कि क्या ये चैनल्स खरीदे जाते हैं, इनको बैक की जाती है? अब देखें, एक चैनल में नाम नहीं किसी का लूंगा, एक चैनल देखते हैं ना
लगता है लवी जंग लग गई आज। हाँ। दूसरा चैनल देखते हैं, लगता है पाकिस्तान में तो हरियाली बड़ी है। तीसरा चैनल देखते हैं, आपको लगता है बस आज आखिरी दिन है। ये चक्कर क्या है सर? एक ही कंट्री के एक ही मतलब जगह पे रहते हुए 3 डिफरेंट आपको वर्डिक्ट मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब ये चैनल बाहर देखे जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखता है या हमारे हमसाया ममालिक में देखा जाता है, तो वो वाकई यूँ लगता है कि बस लुट गए, पिट गए, ख़त्म हो गए। अब कल मेरे पास एक कमेंट आया है, उस कमेंट में लिखा था, क्या सारे हिंदू क्रिश्चियन ईसाई मार दी आप, यहूदी मार दी आप लोगों ने पाकिस्तान से? और ये कमेंट कहाँ से है? इंडिया से। और वो इंडिया की फेवर में पोस्ट लगी हुई थी कि मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मतलब आम जो अवाम है, आम जो जनता है, उनको दोनों नेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये सिर्फ ऊपर थोड़े से पॉलिटिकल लोगों को। तो वहाँ पे ये चीज़ पहुँचाई गई, ये नैरेटिव हमारा बिल्ड किया गया कि हम बहुत बुरे लोग हैं। तो ये क्या समझते हैं इस पे? क्या कुछ थोड़ा सा अंदर की कहानी तो मीडिया तो होते हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, है ना सर? वो तो सारी चीज़ें हैं उसमें, खासतौर पाकिस्तान का मीडिया, क्योंकि अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और बिलो थर्ड वर्ल्ड से नीचे बेसमेंट में है, होता है नहीं होता, पर थर्ड वर्ल्ड ही सुना है उसके। हाँ। तो वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो आपके फिर आपके हर बंदे के जो है वो स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का मीडिया है, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास है, नहीं प्राइवेट लोगों के पास है, और हर किसी का जो है वो ऑलमोस्ट 99% सेकंड बिजनेस है, फर्स्ट बिजनेस नहीं है उसमें। तो फिर इसमें तो ये सवाल ही नहीं बनता है। तो एक सिंपल सी बात है कि फिर वो कैसे चौथा पिलर है उसमें जिसका फर्स्ट बिजनेस ही नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो उसने कितना सीरियस होना है उसके ऊपर? वो तो फिर ऐसे ही किसी ना किसी की साइड लेके अपनी दुकान बचाने का चक्कर, अपने पर्पस सॉल्व करवाने के लिए बिल्ड किए जाते हैं चैनल्स वगैरह भी। लगता है क्या है यार, ये आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं तो यस, अदरवाइज हाँ, लेकिन वो इसी तरह से है। ये तो सारा कुछ, और हर कोई पर्पस कर रहा होता है ना वो उसमें। ये देयर इज नो फ्री टी, क्या कहते हैं उसको, उसमें देयर इज नो फ्री लंच। वो तो ऑब्वियसली वो अगर आप पर्पस मेरा फिल कर रहे हैं तो मैं भी अपना पर्पस फिल कर रहा हूँ। आपने अगर पॉडकास्ट मेरे लिए कर रहे हैं उसमें, तो मैं भी उसमें अपनी प्रमोशन चाह रहा हूँ। तो दोनों का इसी तरह से है ना उसमें। आपको अपने व्यूज चाहिए, मुझे अपनी रीच चाहिए उसमें। इसी तरह से हर जगह पे वो एक जो है वो एक कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ तगड़े होते हैं, किसी में फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी में स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी में यारी दोस्ती मोहब्बत इन्वॉल्व होती है। लेकिन कोई भी बाप बेटे के रिश्ते में भी जो है ना कोई एक पर्पस जो है वो एक वो उसमें वो तो इन्वॉल्व होता है। जितना भी आप कह लें कि बाप बेटे का रिश्ता या बाप बेटी का रिश्ता जो है वो सेल्फलेस होता है, वो किसी वक्त बाप देख रहा होता है कि यार मैं बुढ़ा होऊंगा तो मेरे बच्चे ने मैंने बचाना है ना, वो ऐसे ये चल रहा होता है ना उसमें वो सारा। तो वो तो एक सिस्टम ही हमारा ऐसा है, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक नई दौड़ शुरू हुई है पिछले कुछ अरसे में, 4-5 सालों में देखा गया है कि मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं ये बहुत बड़ी पावर बन के सामने आए हैं। पहले हम एक्टर्स वगैरह को जो है ना बड़ा प्रेज किया जाता था, ये स्टार्स जो क्रिकेटर हैं या बाकी स्पोर्ट्स के हैं। अब ये जितने हमारे एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर, ये एक बड़ा पावरफुल पिलर बन के सामने आए हैं। और इसमें भी वही चीज़ हमें नज़र आती है, एक एंकर है वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा एंकर है दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। कभी हम उनको देखते हैं ये इतने वोकल होते हैं, ला पा के रख देते हैं, थोड़े अरसे बाद देखते हैं तो बिल्कुल धीमा हो जाता है। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि रीज़न है, ये किस तरफ ये इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये है, जिस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे अली ज़फ़र है या नुमान एजाज हैं या हुमायूं सईद हैं, ये सब कुछ जितनी पब्लिक डिमांड है उसके हिसाब से उनका रेट होता है। ठीक है ना, वो सारा कुछ उसी तरह से चल रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो उतना ग्रूम कर नहीं रहा है, और हमारे पास वक्त ही बड़ा है टीवी के आगे बैठने का। वरना रात को एक ड्रामा आप देख लें, आपकी बेगम साहिबा देख लें, उसके बाद एक टॉक शो आप देख लें, और उससे पहले प्राइम टाइम पे बच्चे अपना कोई प्रोग्राम देख लें। इससे ज़्यादा टीवी की हैसियत दुनिया जहान में नहीं है। हमारे क्योंकि कुछ चल रही ना स्पोर्ट्स चल रही, ना एजुकेशन चल रही, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना कोई चीज़ चल रही है, और सिर्फ मीडिया ही चल रहा है। तो फिर जितना अच्छा कोई तमाशा लगाएगा उतना वो दाद वसूल करेगा। पैसों की बात नहीं कर रहा, दाद वसूल करेगा। तो वो उसी तरह की चीज़ें हैं। या तो बाकी सब कुछ मुल्क में बहुत आला चल रहा हो ना, तो आप कहें कि यार साफ़ी अच्छा नहीं है, बाकी मुल्क बड़ा ठीक चल रहा है,
यार तो सारा कुछ ये हो चल रहा है, आप बाहर अभी मेरे साथ चल रहे हैं, आपका माली यहाँ पे आपको जो है मिन्नतें करेगा मुझे नौकरी से नहीं निकालना, आप नौकरी पे रख लेंगे, वो पानी नहीं देगा पौधों को। तो वो आप फिर उस एंकर को जाके क्यों आप बददुआ दे रहे हैं या उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? स्टार्ट करें ना अपने ड्राइवर के साथ उसमें, जो अभी आप नीचे जाएंगे ड्राइवर जो है ना आपका वो एसी लगा के गाड़ी के अंदर बैठा होगा, बाहर नहीं बैठेगा उसमें। और वो अगर आप कहेंगे कि यार तू ठीक काम नहीं करता, तू निकाल दूंगा, तो वो बिल्कुल वो आप पैरों में गिर जाएगा कि नहीं सर नहीं उसमें नहीं आइंदा ना करा। और आप कहेंगे अच्छा यार आइंदा तू ना करे, वो कहेगा ठीक है ना करे, और उसके फौरन बाद ही जो है वो कहेगा देखा मैं बेवकूफ बना लिया। हकीकत है ये, बिल्कुल ये हम रोज ये भुगत रहे होते हैं। हर चैप्टर में हम जाते हैं आलू खरीदने के लिए और वो उसकी शक्ल देख के कहते हैं कि यार इससे मैं क्या भाव करूं यार, चलो 10 रुपए महंगा दे रहा है क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो कहता है ले बाबू आया सी ना, ओ मैं पुत्र राज, वो महंगा भी देगा और खराब भी डाल देगा, उस बातों में लगा के वो एक आधा जो है वो चेंज कर देगा आप वाली बात उसमें, और वो उस पर फख्र महसूस करेगा कि ही इज अ गुड बिजनेसमैन। तो जर्नलिस्ट को क्यों आप बददुआ देने के लिए बैठे हैं? तानी की तानी बिगड़ी तो वो सारा या तो होना कि सब कुछ ठीक हो, वो जर्नलिस्ट खराब, जर्नलिस्ट ठीक हो जाए बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। और यार जब सारा कुछ ही है, अल्लाह करे चीजें ठीक होनी शुरू हो। उसका क्या करें जो हम सुनते थे कि सहाफत जो है एक बड़ा मुकद्दस शोबा है, तालीम के बारे में भी ये सुनते थे ना, उससे क्या कर रहे हैं हम डॉक्टरों के बारे में भी ये सुनते थे ना। आए हैं जरा वापस, डिफेंड नहीं कर रहा अभी, हम डॉक्टरों से होके गए हैं, तालीम की लापा करके हम गए, हम डॉक्टरों के साथ करके गए हैं, उसमें कौन सा मुकद्दस पेशा है यार, वो कौन सा ये तो उसमें सोशल मीडिया देखें, झाड़ियां हैं बहुत ढेर सारी, ठीक है, और वो जब झाड़ियां उगती हैं तो फिर उसके बाद उनकी तराश खराश होती है, पहले नहीं हो पाती। बिल्कुल सही, अभी उगने दें। आपको लगता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, ठीक है, वो टाइम स्पैन जितना भी हो वो इसमें, या हम इस पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो अच्छा पॉडकास्ट जो अच्छा कंटेंट देगा सरवाइव वो करेगा, वो वही करेगा उसमें, वो वरना हाँ वो हो जाएगा उसमें। लेकिन देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, चले इसको कोई रेगुलेटरी थी जो इसको कंट्रोल कर रही थी, मिसपरसेप्शन है कि मेन स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो डिटेरियोरेट कर रहा है, और आपका ये जो मीडिया है सोशल मीडिया जो है वो एक्सेल कर रहा है, बड़ा मिसपरसेप्शन है। क्योंकि अभी भी कई 8 चैनल तो मेरा ख्याल अभी मुझे पता है कि वो खुल रहे हैं, अगर सोशल मीडिया सारे जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स खोलते हैं, वेब चैनल्स खोलते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल जानना चाह रहा हूँ। देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, एटलीस्ट एक रेगुलेटरी के अंदर आता है, कुछ भी आप बात कर रहे हैं, कैमरा है आपका, सारा वो सेंसर बोर्ड है, सब कुछ है। इसके ऊपर अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि जिसके मुंह में जो बात आती है वो बोल देता है। बाद में अगर थोड़ा प्रेशर डलवा भी दे कोई जिसके अगेंस्ट बात की, माजरत करके साइड पे हो जाएंगे, लेकिन कोई लगाम डालने वाला नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इसके। अब देखे ना, मेरी पॉडकास्ट है, क्या मुझे कहीं से लाइसेंस लेना पड़ा? नहीं, नॉट एट ऑल। बेसिक इक्विपमेंट लो, शुरू हो जाओ, जो मर्जी बुलाओ, शुरू हो जाओ, ठीक है। हम जो मर्जी यहाँ बैठ के जो ऑल कॉल बुकते जाए, कोई मतलब बात करने वाला नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या इसकी वजह से और ज्यादा काम खराब नहीं होगा? नहीं, काम तो ख़राब हो चुका, अब और ज़्यादा का मार्जिन है। मेरा ख्याल है मार्जिन नहीं और ज़्यादा का, तो काम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका। लेकिन वो जो मैं अभी पहले भी आपके साथ बात कर रहा था कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए। किसने कहा था घर लबे दरिया बनाए उसमें, हाँ। तो वो आप जो है वो उसमें, और ये पहले होता है, ये सैलाब आने से पहले रास्ता बनता है, सैलाब आने के बाद रास्ता नहीं बनता। हम लोग जो है वो हम हर काम में हर चीज़ में लेट है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो वो हमेशा से लेट है उसमें। तो इस काम में भी जो है वो अब हम सोच रहे हैं कि यार अब लगाम डालें, अब हम जो ट्विटर के ट्रेंड्स हैं उनको भी चेक करें, अब हम जो है वो बाकी चीज़ें जो पोस्ट आती है उसको चेक करें, सारा कुछ करें। ये सब कुछ जो है ये बहुत पहले करने वाली ये चीज़ थी, और जिन कॉमों ने की उसमें, आप गल्फ में जाके कोई आप लिख के तो दिखाएं उसमें, आप करें उसमें, अमेरिका में जा करके दिखाएं, इंग्लैंड में जा करके दिखाएं, ऐसे पकड़ा जाता है। अभी हमने एक वो आपको याद, आप भी बात कर रहे थे उसको, साहिल अदीम साहब के साथ एक हमने प्रोग्राम किया, उसमें कुछ ऐसी बात जिनको हम हैशटैग नहीं दे सकते, वैसे पिक होंगे, और वो पूरे का पूरा आपका जो यूट्यूब चैनल जो है वो आपका वो पूरे का पूरा पता भी नहीं चलेगा, और वो बिल्कुल वो डंप हो जाएगा उसमें। तो जिन्होंने करना था वो कर लिया उन्होंने, और वो इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद इस वक्त डिसइन्फॉर्मेशन के मोड में है। हमें अभी इन्फॉर्मेशन फैलानी नहीं आई उसमें, तो हम तो बहुत
बहुत पीछे है ना जी। और ना सिर्फ पीछे हैं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सिर्फ पीछे नहीं है हम, वो गैप जो है वो अगर बाहर का और हमारा जो है कोई 30 साल का गैप है, हम 30 साल पीछे हैं अगर उस टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन से, उस इंटेलेक्ट लेवल से, तो हम वो गैप ये नहीं हो रहा कि हम भाग के 29 साल का, वो 31, 32, 33, 34 साल कर ही जा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 का हो जाए जी, मेहनत करके। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर तो हम, मेरा ख्याल है ये बातें फिर भी कर लेते हैं, बड़ी बात है। ये तो हम हैं कि फिर भी जिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर इसके ऊपर कि आपने डेफिनेटली एज ए प्रोड्यूसर जब आप काम करते हैं तो आपकी कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरा ड्रामा शो, जिस भी आप एक्टिविटी पे हैं वो पूरा आपके कंधों पे होता है। अच्छा होगा तो शाबाशी आएगी, बुरा होगा तो वही आप वाली बात के तेनू तो कुछ आंदा ही नहीं, सारा कुछ आप पे डाल दिया एवरी डे। तो आपके माशाल्लाह पोर्टफोलियो के अंदर खासतौर पे मैं मॉर्निंग शो की बात करूंगा, एक बहुत बड़ा सेहरा है, बहुत बड़ा क्रेडिट आपके पास कि आपने पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर्स में से थे। नादिया खान का शो आपने कराया, नादिया जमील का है, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा फिर आपने क्रिकेट पे भी मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे आपके। तो इसमें सर जब भी आप किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या उसका रोड मैप डिक्लेयर हो रहा होता है सारा, उसमें किन चीज़ों को ज़हन में रखते हैं? क्या हम कोई अपने हमसाया ममालिक को आइडियलाइज करते हैं या कहीं और से इंस्पिरेशन आती है? हमसाया ममालिक को भी आइडियलाइज करना चाहिए, मेरा ख्याल है इतनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपका अगर आप यहाँ की स्क्रीन देखते हैं, यहाँ की न्यूज़ की स्क्रीन देखते हैं तो बहुत लाल है, लेकिन अगर आप हमसाया मुल्क की स्क्रीन देखें तो वो भी बहुत लाल है। और उसमें जैसे हमारे पास 2 या 3 टिकट चलते हैं, वो जो है वो 8-8, 9-9 टिकट चला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो व्यूअर है वो क्लटर को पसंद करता है, सब कॉन्टिनेंट की बात करें। हाँ, अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि आप किसी उर्दू चैनल को आप करेंगे कि अल जज़ीरा किसी चैनल से या आप TRT के साथ करेंगे, तो वो फिर उनकी व्यूअरशिप, उनका इंटेलेक्ट लेवल, उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफरेंस है। तो आपने यहाँ पे जब काम करना है तो पहले टारगेट ऑडियंस का ये किसको बेचनी है चीज़ उसमें। ये तो हर किसी को, पॉडकास्ट कर रहे हैं इस वक्त, हमें भी कोई टारगेट एक रखा हुआ है कि यार यूथ को करना है, उसको इन चीज़ों को करना है, वो ब्रैकेट करके आप सोच के बैठते हैं। प्रायोरिटी तो ये है कि आपने टारगेट ऑडियंस जो है वो किसको करना है। येस, ऑब्वियसली वो बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि आप क्रिएटिव जितने भी हों, आपको अच्छे फंड्स और वो सारा कुछ चाहिए होता है। इसका ये मतलब नहीं बेदरेक फंड्स चाहिए, लेकिन वो इतने हों कि वो आपकी क्रिएटिविटी को जो है ना स्मूथ कर सकें उसमें। तो वो आपकी और आपके जो भी हेड हैं उनके साथ इक्वेशन जो है वो माइंडसेट मिलना चाहिए उसमें। और कई ऐसे हेड्स हमने देखे हैं बड़े अच्छे तरीके से कि वो उनके पास जब प्रपोजल लेके जाते हैं, प्रपोजल नहीं देखते, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि इसको पता कितना है इसके बारे में, होमवर्क किया या नहीं। हाँ, तो अगर पता है तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, इन्वेस्ट कर, बेशक खराब भी हो जाए, बेशक खराब भी हो जाए, कोई बात नहीं, अगर इसमें कॉन्फिडेंस है तो। अगर वैसे अगर वो मशीरों के पे ऊपर रहेंगे कि यार इन्हें भेजा है, ज़रा तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तो फिर वो जो टू मच ऑफ द कुक्स जो है वो उस टाइप वाली सिचुएशन हो जाएगी उसमें। तो यस, आपने उन सब चीज़ों को भी ढकना होता है, लेकिन प्रायोरिटी ये होती है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, किस टाइम स्लॉट पे वो चीज़ चलनी है और उसमें कौन से लोग जो है वो इसको देखेंगे, वो बड़ा आसान कर देते हैं ये चीज़ें। एक दो चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि आपने नादिया खान शो में की या आपने मुज़ाकरात में की, जो उसके बाद शायद हुई नहीं या लोग कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आज भी वो नंबर 1 स्टैंड करते इतना अर्सा गुजरने के बाद भी? नादिया खान शो का जो एक बेस्ट टूल था जो हमसे हो गया था, क्योंकि वो दुबई से हम कर रहे थे तो उसमें इतनी स्पेसिंग वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ पे हमने ये किया हुआ था कि जब जहाँ पे नादिया मेकअप वगैरह करती थी उसी रूम में एक साइड पे हमने कॉफ़ी टेबल बनाया हुआ था, और जो गेस्ट आता था वो सुबह नाश्ता, मॉर्निंग शो सुबह नाश्ता वगैरह जो भी उसने आके बैठ के जो है वो उसने फ्रेश होना है उसमें, तो उसी के एक कॉर्नर पे जो है वो नादिया का वो सारा मेकअप का सारा लगा होता था, जो टीम मेकअप वगैरह कर रही होती थी। तो वो टाइम जो है वो नादिया और वो गेस्ट जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते थे आपस में, और वो एक डिफरेंस मुझे अभी नज़र आता है बाकी चैनल्स में कि वो जो आपका ख्याल था कि अगर 9 बजे प्रोग्राम शुरू होता है तो 9 बजे शुरू हो रहा है, एक्चुअली हमारे हिसाब से वो प्रोग्राम 8 बजे शुरू हो गया होता था। सही, बिल्कुल सही है। आपने देखना 9 बजे शुरू किया होता था, तो वो इतनी पेस होती थी, इतना अच्छी इक्वेशन डेवलप हुई होती थी होस्ट की और गेस्ट की,
कि वो एक चाहते ना चाहते हुए वो एक चीज़ पता चलती थी कि यार ये जो है ये बहुत अच्छा करती है। यस, उसमें बहुत पोटेंशियल था। यस, वो इस तरह की थी कि वो इतनी डेयरिंग थी कि उसको जो है वो मेकअप जो है वो सामने, क्योंकि वो मुख्तलिफ रंग हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं मेकअप के दौरान, तो बड़ी मुख्तलिफ शक्लें बन रही होती है ना एक खातून की सारी उसमें। तो वो जो है जो बाकी जो एंकर्स हैं वो नहीं करवाती कि यार इस टाइम हमें, क्योंकि ये हमारा मी टाइम है, हमने फोकस करना है, हमने स्क्रिप्ट भी पढ़ना है, हमने वो रिसर्च भी पढ़नी है, सारा कुछ उसमें। तो इस वक्त हमें हमारे पास ना बिठाएं किसी को, क्योंकि हमने फोकस करना है। हालांकि फोकस उस पे होना होता था उसमें। अक्सर ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट जो हमने सोचा था, जो रिसर्च वर्क थी, वो ऐसे हवा में उड़ गई कि यार ये तो बंदा ही और तरह का है, ये तो काम ये कर रहा है, लेकिन इसके शौक और तरह के हैं, तो यार उसके साथ काम किया। जो ये डिफरेंस है, मैं अभी बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं कुछ 7-8 दफा मॉर्निंग शो में जाके बैठा हूँ, तो 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि मुझे जो है ना 5-7 मिनट मिले हैं होस्ट के साथ गपशप लगाने के। जिस तरह भी मैंने आपको, मेरा ये रूटीन है, मैं अपने गेस्ट को 10-15 मिनट आराम से गपशप लगाता हूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जिस हमने बड़ी मतलब चिल गपशप की, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सिंक पता किया, उसके बाद इवन मैं ऊपर आके भी मैं जो गेस्ट ऐसे हैं जो पहले बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं बैठे, मैं उनके साथ 5-10 मिनट यहाँ पे लगाता हूँ ताकि वो एक इस एनवायरनमेंट में जेल अप हो जाए। तो मैंने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि जिन होस्ट के साथ मैंने पहले गपशप लगाई है ना, उन्होंने सवाल बड़े अच्छे पूछे और मैं आंसर बड़े अच्छे दे पाया। और जिनके साथ सीधा गए जाके तनु वाले अपना पसीना नहीं पहुंचना, पता चल रहा है बड़ा शो शुरू हो गया, आपको ये पता कैमरा कौन सा है आपका, और मतलब वो एक शो में तो इनफैक्ट मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि मेरे सामने ना 2 होस्ट बैठे थे, मैं शो का नाम नहीं लूंगा, 2 होस्ट मेरे सामने बैठे हैं और एक इस्लामाबाद से लिंक से था, वीडियो लिंक से, मुझे नहीं पता क्यों कौन है, अब क्या वो मेरे सामने 2 लोग बैठे हैं, तीसरा मैं बैठा हूँ, तो मैं उनके एक सवाल उन्होंने पूछा, मैंने आंसर कर दिया, एकदम मुझे स्पीकरों से आवाज आती तीसरे बंदे की। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो मेरा फर्स्ट टाइम मीडिया पे होता तो मैं लाइव मॉर्निंग शो को बड़ा कर देता। वो ये क्यों है? हाँ, जब सवाल आया ना तो मुझे आइडिया हो गया, मैं अच्छा ये वीडियो लिंक से है तीसरा बंदा, तो मैंने उसका आंसर कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं फंबल हुआ। तो ये वाकई बड़ा मजेदार आपने पॉइंट बताया कि ये एक इक्वेशन आपकी बिल्ड हो जाती है। तो वो बाकी चैनल्स शायद बाकी वो नहीं कर पाए, शायद वो एक हमारी एक इस तरह की यूएसपी थी। और इस किस्म के काफ़ी सारे मज़ाकरात में बाकियों में भी मज़ाकरात एक डिफरेंट फॉर्मेट था, वो भी बड़ा मज़ेदार सा, उसका जो ना एक मज़ा आता था आपको, जो ना चाहते हुए ना चाहते हुए आप उस पर स्पेंड करते थे टाइम। उसका क्या सीन था? उसका सीन ये था कि एक तो मुश्किल टास्क था जब हम लोग क्योंकि मैंने दुनिया टीवी छोड़ चुका था, उसके बाद में दोबारा बुलाया गया था, तो उस वक्त वो वाला टाइम था जब हस्बे हाल वाज एट इट्स पीक, और डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का जो प्रोग्राम था जो पहले जियो पे चल रहा था वो मुनासिब नहीं चल पाया था। डॉक्टर यूनुस भट्ट जॉइंड दुनिया टीवी, लेकिन फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके बाद वो छोड़ गए थे, वापस उधर जियो चले गए थे। तो उस वक्त उन्होंने जो है वो मैंने जब दोबारा ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि कॉमेडी शो करना है, तो उन्होंने कहा कि यार अभी आपने नया ज्वाइन किया है, अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक हमें सेटबैक आया कॉमेडी का, डॉक्टर यूनुस भट्ट लेवल का ब्रांड जो है वो नहीं सर्वाइव कर सका, तो वो कैसे आप करेंगे? तो मैंने कहा कि जी देखें, मज़ाकरात हस्बे हाल भी तो खैर मैंने ही किया था ना, तो वो थे कि आफ्ताब साहब भी थे, सब लोग थे साथ उसमें, और मैनेजमेंट की पूरी सपोर्ट, मैनेजमेंट की पूरी सपोर्ट थी, मैनेजमेंट साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि एक ऑड किस्म का बिजनेस था, एक डिफरेंट किस्म की चीज़ थी, और उससे पहले हस्बे हाल से पहले उस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई थी, तो वो भी उन्होंने डेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, और वही वाली बात कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस लेवल शायद देख के उन्होंने, किसी वक्त बादशाह आया भी होता ना कि हाँ क्या मांगता है, जो मांगते हैं मिलेगा, तो वो शायद वो टाइम मेरा चल रहा था। तो उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस करवाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार चलें ठीक है आप इसको करें। और मेरी जो पहली रिक्वेस्ट थी उनसे वो ये थी कि मैं इसका पायलट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पायलट में ना एक्टर्स मूड में होते हैं, क्योंकि वो भी ऑन बोर्ड नहीं आए होते उसमें, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं होता, सेट भी एक्चुअल नहीं होता, स्क्रिप्ट वाला भी जो है वो भी बहुत बुरे दिल से कर रहा होता है कि पता नहीं चलना है कि नहीं चलना, तो सब लाइटिंग कोई भी चीज़ कोई प्रॉपर नहीं होती। तो पायलट अभी भी मैं जो है वो ये सोचता हूँ कि पायलट क्यों बनाया जाता है, मेरे हिसाब से अभी भी ऐसा है कि पायलट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रोग्राम होना चाहिए। उसमें मैं बाद में एक वो भी है, आपको एक की पॉइंट बताऊंगा क्या होगा।
तो वो फिर उन्होंने जो है वो, मैंने कहा से पायलट नहीं बनाऊंगा, और वो बादशाह ने कहा कि हाँ ठीक है जाओ पायलट, हाँ पायलट नहीं बना, मुझे ये लोग चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी पिक कर लें। मैं कहा ये कॉन्सेप्ट मेरा जो है ना ये इस पेपर पे ये वाला लिखा हुआ है, सही, बट आई विल सिट विद देम फॉर अ मंथ्स टाइम, 1 महीने की सैलरी उन सब की गटर में जाएगी, डंप हो जाएगी बिल्कुल। वो रोज आएंगे, हम बैठ के गप लगाएंगे, हम रिहर्सल्स करेंगे, चीजें करेंगे, और उसके बाद जो निकलेगा दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये एक 1 लाइन तो हमारे पास है, आई विल ट्राई के इसके करीब करीब रहे, लेकिन उस वक्त जब मिल्क बैठ के करेंगे तो चीज़ें करेंगे। तो वो बादशाह उस वक्त जो है वो बड़े अच्छे मूड में था, उसने कहा यार, वो अगेन कॉन्फिडेंस लेवल कि यार लग रहा है कि शायद कुछ हो जाए, ओके गो अहेड करो उसमें। लेकिन ये एक बड़ी बात है, बहुत कम जो है वो सेठ इस तरह के हैं जो इस तरह की ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। पैसे तो बहुत सेठों के पास हैं, लेकिन पैसे लगाना जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और किस तरह से लगाना, कैसे लगाना, किस घोड़े पे लगाना है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि शादी के घोड़ों से रेसें नहीं जीती जाती रेस जीतने के लिए जो है आपको फिर तेज भागने वाले घोड़े चाहिए होते हैं। घोड़े तो आपको मिल जाएंगे बाजार में बहुत, लेकिन रेस का घोड़ा और तरह का होता है उसमें। तो वो जो है वो रेस के घोड़े पे पैसे लगाने वाली बात जो है ना, फिर वो उन्होंने जो है वो कहा, आई स्टिल एडमायर हिम कि यार वाह, अगर वो अपॉर्चुनिटी ना दी होती, इस किस्म का फ्री हैंड ना दिया होता, तो मेरे क्रेडिट पे इस वक्त मजाकरात ना होता। बिल्कुल। हाँ, तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू हिम, मियां साहब, आमिर साहब। हाँ हाँ, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे पीछे खड़ा है बंदा, वो खड़े हैं उसमें। हाँ, और वो फिर ऐसी चीजें जो है वो होती हैं उसमें कि वो मुझे कि वो आपके टैलेंट पे, आपकी चीज़ों पे उसने बैंक किया, एतबार किया, और कहा कि चल कोई नहीं लगा। और फिर इकबाल साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुनने में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन सुना ये कि उनके साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आम बंदा सर्वाइव नहीं करता। यार वो एक्स्ट्रा परफेक्शनिस्ट हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं, वो तो उसमें अगर तो वो इस किस्म के आदमी हो तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, और काम जीरो है तो मैं भी गलत करूं, मैं कहूँ ओ भाई जब उसने डिलीवर किया हुआ है तो नखरे तो होंगे ना यार, सेलिब्रिटी के नखरे ना लहदास, परफेक्शन। आज भी कोई मैच नहीं कर रहा उस बंदे को। और देखा है जो रिसेंटली अभी हुआ है कि पाकिस्तान से इशू है, चुप के दुबई ले गए अपना सेटअप सर, वहां से उन्होंने शुरू कर दिया उसमें, और लोग तैयार थे वहां पे कि जी आप आ जाएं जी, हम होस्ट करते हैं। अमीर शकील साहब हैं, उन्होंने उनको जो है सारा सब में। हाँ, तो वो इस तरह से वो ठीक है, वो एरोगेंस है, लेकिन यार कई दफा मुझे लगता है कि बहुत फिल्थ आपके इर्द गिर्द होती है। बहुत लोग आपको कह रहे होते हैं कि मैं बड़ा अच्छा प्लम्बर हूँ, लेकिन वो जो वो काम देते हैं तो पता चलता है कि उनको रैंच पढ़ना नहीं आता। तो वो आपको, और 90% ऐसे ही लोगों के गिर्द आप घूम रहे होते हैं। तो वो जब आपकी क्रिएटिविटी जब फंस रही होती है तो फिर आप इरिटेट होते हैं कि यार मैं किस सोच में बात करना चाह रहा हूँ, और ये बंदा मुझे किधर गया जी, कैमरे दा जी लेंस ठीक नहीं है, ओ यार खुदा का वास्ता यार। और वो फिर हर कोई जो है वो, अब तो हमारे पास ये भी हो गया कि हर नए से नया, छोटे से छोटा बंदा जो है ना, वो फिर आपको सिखाने लग जाता है कि सर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता कैसे। ओ यार मेरे वाल चिट्टे हो गए इधर ही मैं घर से ज़्यादा स्टूडियोज में रहा हूँ, तू मुझे आके अब तू बताएगा। गलत बात है, तकब्बुर है, लेकिन एक वक्त में आप इतना आप थक जाते हैं इन सब चीज़ों के साथ कि फिर आप जो है वो आप पोअरली रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्ट करने को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन समहाउ आप थक जाते हैं जब आपके अंदर बहुत कुछ करने का होता है और डिलीवर भी हो रहा है। या तो हो ना कि आप अभी बोंगे हो, आप सिर्फ एटीट्यूड हो, सिर्फ एरोगेंस हो। क्या इसमें हमें कोई ऐसा प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो कि प्योरली बेस्ड ऑन बिजनेस कॉन्सेप्ट हो? अब जिस तरह दुबई में मैं था ना, मैं मतलब मेरा ऑलमोस्ट 40-45 मिनट की जर्नी वन साइड होती थी, तो मेरी गाड़ी में सिर्फ एक ही चैनल वहाँ पे चल रहा होता था, बिजनेस चैनल। वो 24/7 चलता था, उसमें किसी किस्म का कोई गाना, कोई और न्यूज़ कुछ भी नहीं था। 24/7 वो बिजनेस की बातें हो रही होती थी, मुख्तलिफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते थे। तो क्या इसमें कुछ इस तरह की चीज़ आप करने जा रहे हैं उसके बिजनेस की उसके बगैर गुजारा नहीं है। ऑब्वियसली एजुकेशन और बिजनेस के हार्डकोर उस पर जाने के बगैर गुजारा नहीं है। तो इसमें हमारा पॉलिटिक्स तो नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो हैं। हमने जो है वो पिछले दिनों में हमने बजट पे बहुत हैवी प्रोग्राम्स किए और चीज़ें की उसमें। उससे पहले जब ये आइन की इस बार 50वीं सालगिरह जो मनाई गई है, उस पर बहुत हैवी, बहुत लोडेड प्रोग्राम्स किए उसमें। अभी जब
IMF का जो है वो एक नई डील जो हो रही है उसके ऊपर लोडेड प्रोग्राम्स की है, और ये रेगुलर फीचर्स हैं बिजनेस इकोनॉमी के, तो रेगुलर फीचर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उतना नहीं है कि आप कहें कि यार बिजनेस चैनल है मैं नहीं देखना, वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन उसमें जो है प्रॉपर शेयर और प्रॉपर क्विक राउंड अप जो है वो उसमें कि आपको पूरे हफ्ते का पता चल जाए। इसके अलावा साथ साथ चीज़ें ये भी हैं कि आपका आज गोल्ड प्राइस क्या है, आज का डॉलर की है या पाउंड या स्टर्लिंग, ये सारा कुछ क्या क्या प्राइसेस हैं, वो आपके लेटेस्ट जो है मुसलसल चीज़ें वो भी आती जाएंगी, लेकिन वो इतनी सटल तरीके से आएंगी कि वो आपके पे हार्ड टू डाइजेस्ट नहीं होंगी, वो आसान रहेंगी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप कि इंशाल्लाह ये सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, जो हमारा गैप है और इस तरह के और चैनल खुलेंगे सर, ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि इसकी जरूरत है सर। उसके बगैर देखिए अगर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगे रहेंगे ना, तो जो थोड़ा बहुत हमारे पास है वो भी बिखर जाएगा। इसको समेटना है, बिखेरना नहीं है, असल मकसद भी। आखिरी चीज सर, इरफान साहब की जो खूबसूरत पर्सनैलिटी है, इसको मैंने अक्सर देखा है क्रिकेट में बड़ी बातचीत होती है, या खुद भी क्रिकेटर रहे हैं या सिर्फ बस एक अच्छा एनालिसिस करने का ही शौक है? नहीं, टेप बॉल वगैरह क्रिकेट तो खेली है वो हर बंदा, कौन सा ऐसा बंदा है जो नहीं खेल रहा होता पाकिस्तान में, वो तो बैट पकड़ना और गेंद कराना सबको आता ही है, और हर कोई कहता है बहुत अच्छा प्लेयर हूँ उसमें, तो पता लग जाता है तो ग्राउंड ही चाहता है बंदा, तो वो रहा है। लेकिन क्योंकि क्रिकेटर्स से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही, एनालिस्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही, उनके प्रोग्राम्स वगैरह किए, पहले हम लोग थे जिसमें दुनिया टीवी ने और 10 स्पोर्ट्स ने जॉइंट वेंचर किया था, और अब मैं 10 स्पोर्ट्स और 8 TV क्या है वो, ए स्पोर्ट्स है, वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं उसमें। हम ये जब 2015 में मेरा ख्याल है कि जब जिम्बाब्वे की टीम पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, जब वो इन्होंने एक बैरियर तोड़ा था और यहाँ पे आए थे, क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं होती, क्रिकेट कम्स होम पहली दफ़ा हुआ था, जिम्बाब्वे की टीम आई थी यहाँ पे खेलने के लिए। तो उस वक्त उस टाइम पे हमने ये किया था कि एक न्यूज़ चैनल एक स्पोर्ट्स चैनल, उनका जॉइंट वेंचर था उसमें, तो बड़ा एक यूनिक सी चीज़ थी। तो अब वो वाली चीज़ें की हुई थी, तो स्पोर्ट्स के लोगों से बहुत ज़्यादा रब्ता था, PCB से भी सारा था उसमें, तो क्रिकेट की को थोड़ी सी नो हाउ थोड़ी सी ज़्यादा थी, और इंटरेस्ट भी हर किसी का यहाँ पे होता है। तो अगर आपने मेरे वीलॉग्स वगैरह देखे भी हों तो उसमें भी मैं सिर्फ ये कहता था कि यार मैं जो हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं ना प्लेयर हूँ, क्योंकि प्लेयर्स अलग अपनी कहानी सुना के चले जाते हैं, एनालिस्ट अलग कहानी सुना के चले जाते हैं, मैं एक देखने वाला हूँ। मेरे लिए जो है वो सब लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसमें, और मेरे भी तो जज्बात हैं ना यार, मैं भी तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, हाँ साड़ी भी सुनो, और वो वाली बातें फिर वो करें जो कोई एनालिस्ट, जो पक्का एनालिस्ट भी नहीं कर रहा, पक्का स्पोर्ट्समैन अपने आप को सेव नहीं कर रहा, और पक्का एनालिस्ट उसकी जो ऐसी तैसी नहीं फिर रहा, तो अपने जो जज्बात, जब हम खड़े होकर छक्के पे शोर मचाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आई वॉज प्रिटेंडिंग लाइक दैट उसमें, और आई एम नॉट अ गुड एनालिस्ट, आई एम नॉट अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन इन क्रिकेट और समथिंग, बट जो अच्छा लगता है वो फिर बोल देते हैं, कोई बात नहीं उसमें। आपको क्या लगता है इरफान में, क्रिकेट जो है हमारी, ये वाकई एक स्किल बेस्ड गेम है, या ये भी पॉलिटिकल सारी स्टैंड्स चल रहे होते हैं अंदर भी ग्राउंड के और ग्राउंड के बाहर भी? जब इकोनॉमिक्स शामिल हो जाती है ना, वो तो जब मजहब में शामिल हो जाती है तो वो भी फिर वो भी पॉलिटिकल हो जाता है उसमें। तो जहाँ जब जितने पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जब तक पैसे इन्वॉल्व नहीं होते तब स्किल बेस्ड होती है, जब तक उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती जाती है, तो हर चीज़ में क्रिकेट है भी हर चीज़ ना जबरदस्ती तुसी पा रहे हो, वो दुनिया की हर चीज़ में जब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या देखते हैं, क्या इन दोनों नेशन को बहुत ज्यादा आपस में खेलना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। नहीं, वो एक जिसको चांस रहना चाहिए, वो इसी तरह से होना चाहिए। तो अभी क्या देख रहे हैं आगे, जो दो बड़े इवेंट आ रहे हैं, दोनों के अंदर अभी इस वक्त अंडर प्रेशर है पाकिस्तान इस टाइम पे, इतने जो है ना, जो PCB में जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होनी चाहिए थी। वो आपको टीवी पे, और टीवी पे क्या ग्राउंड के अंदर वो नजर आएगा। वो उसमें जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मेरी सारी अचीवमेंट्स वो हैं, जब सेठ मेरे पीछे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था उसमें, वो पता ही नहीं सेठ केड़ा है तो फिर मैंने क्या जाके किस महाज पे खेलना है। तो वो कंफ्यूजन्स, वो कि हमारा अभी कोच कौन होगा, हमारा मैनेजर कौन होगा, हमारा हेड कोच कौन होगा, ये नहीं पता मुझे। तो मैं जाके क्या करना। दो प्रेशर है इस वक्त। पहला प्रेशर है ये जो आपने सारी बातें की, इंटरनल प्रेशर, कौन होगा मेरा कोच, मैनेजमेंट कौन देख रहा है, ये सारी चीजें। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर है हमारी सोसाइटी का। भाई एज ए कंट्री इस वक्त कहाँ चल रहे हैं हम लोग? देखिए वो चाहे वो बाबर आजम है, कोई भी प्लेयर है, रहता तो यहीं पे है ना ग्राउंड में, तो उसने जो टाइम गुजारा उसके बाद तो उसके घर तो बाहर ही है ना, घर बाहर है, और तो प्रेशर उसको क्या वो टीवी नहीं देखता
क्या वो बाहर निकलेगा नहीं रोड के ऊपर, तो कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो सकती है? हाँ, और किस फखर से, किस नाज के साथ वो जाएगा उसमें, जब उसके अपने मुल्क में एशिया कप होना था, वो क्यों बाहर जाए खेलेगा यार, ड्रॉप शोल्डर्स के साथ ही जाएगा ना फिर उसमें, तो फिर क्या रिजल्ट्स देगा? कमाल नहीं कर दिया वैसे, इतने बुरे हालात में दुनिया का बेस्ट प्लेयर निकला है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर पॉलिश कर देना तो आपको कितना बड़ा क्या ब्रांड बन कितना बड़ा विराट कोहली की एग्जांपल देते हैं। हाँ। आप आज से ज्यादा दूर ना जाएं, 7-8 साल पीछे चले, हाँ। वो एक गली का बच्चा लगता था, और आज जब वो चलता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ओवरऑल अवतार, उसका लगता है एक ब्रांड जा रहा है। हमने बेचारे को ब्रांड बनाया नहीं बाबर। तो जब शोएब अख्तर ने ये बात की थी, तो आप इतना नाराज हुए थे लोग उस पर कि उसने क्या किया था, क्यों नाराज हुए थे यार? बात ठीक है, एक लेवल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फौजी बनना चाहता, नहीं बोल सकता था अच्छा यार, और जो नहीं अच्छा बोल सकता उसकी जगह नहीं है, जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता यार। तुम जितने मर्जी बड़े हो, तुमने जितनी बड़े आपने किताबें पढ़ी, जो कुछ किया हो, आपको जाके बैठ के अपना एक्सप्रेस करना पड़ता है ना, और जितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकेंगे उतना आगे जाएंगे उसमें। और ये रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये साइंस नहीं है। शोएब अख्तर की बात कर लें, वसीम अकरम की बात, सारे ऐसे सर ये ब्रांड कैसे बने? जिस दिन इनको बोलना है ना, किसी के बल्ला वो छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, मैटर नहीं करता, किसी के हाथ से बॉल स्विंग हो रही नहीं करता। ब्रांड उस दिन बना है जिस दिन वो वोकलिस्ट हुआ है, जिस दिन वो खूबसूरत बोलना शुरू हुआ है। और जब आप अच्छा बोलते हैं ना सर, आपकी बॉडी लैंग्वेज शेयर हो जाती है, ठीक है, तो इस पे मेहनत की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेहनत कर लेनी चाहिए थी ना, वी आर लेट। हाँ, वो पहले हो जाए थे, और बाकियों पे भी करनी चाहिए। रिजवान को हमने ग्रूम करना है, शोएब उसको क्या नाम है, ये अफरीदी को, शायद शाहीन अफरीदी को ग्रूम करना है, भी बाकी लोग ग्रूम करना है। हारिस रऊफ है उसमें, लेकिन अगर आपने, और इनके अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आप शान मसूद को देखें यार, क्या कमाल, क्या कमाल, और क्या आप अगर मुलाकात है उससे, तो क्या कमाल उसकी बॉडी लैंग्वेज है, और क्या वो अंग्रेजी बोलता है, और क्या वो जो है वो उसका लाइफस्टाइल है उसमें। तो अगर वो उनके वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में इस किस्म के लोग हैं, वो अपने आप को मिसफिट समझते हैं, कि बाकी जो है वो एक तरह की टेढ़ी मेढ़ी ज़बान बोल रहे होते हैं। तो ये जो लगता है कि यार ये, हालांकि वो उनको सीखना चाहिए कि यार ये होती है ग्रूमिंग, कि इस तरह का बंदा होता है। क्यों? बड़ा प्लेयर कौन है? बड़ा प्लेयर तो ये है, क्या नाम है इसका, बाबर आजम है ना। तो ये शान मसूद क्यों जाके बाहर जाके कैप्टन बन जाता है यार? बड़ा प्लेयर तो वो उसको कैप्टन बनना चाहिए। बात है। हाँ, तो कोई ना कोई मिसिंग लिंक तो है ना यार। वो उसका बाबर आजम जैसा हो रहा तो शान का बिल्कुल नहीं है। मजेदार बात, पिछले 7-8 साल में ना ये ऐसे आए हैं 4-5 बच्चे, वहाँ बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा बोलता है, वो इमाद वसीम, इमाद बड़ा अच्छा, लेकिन मिसफिट रहे ना सर, मिसफिट रहे ना, ये नए बच्चे जो आ रहे हैं ना, एटलीस्ट ये थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी इनकी बेहतर है, कम्युनिकेशन बड़ी बेहतर है, ये अगर जेलअप हो जाए बाकी टीम के साथ, बिल्कुल, तो यार सिखाया जा सकता है। और शादाब जो है अच्छा गुजारा कर लेता है, इसका मतलब ग्रूम हो सकता है। रिजवान अच्छा अंग्रेजी गुजारा कर लेता है, अपने आप को प्रेजेंट कर लेता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको ग्रूम करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के हीरो हैं, तो इनको प्रॉपर हीरो बनाना चाहिए, इनके मीम्स नहीं बनने चाहिए, ताकि हम इनके बड़े पोस्टर्स बनने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे ना प्रेजेंट हो सके। और जरूरी है उसके बगैर तो है नहीं ना। देखें हम एक बड़ी प्यारी मतलब चीज है कि देखिए हम जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं किसके साथ खेल रहे हैं, या तो ना पाकिस्तान की 10 टीम अंदर से आपस में खेल रहे हैं, पंजाबी उर्दू रखो कोई मसला नहीं है, आपस में पश्तो रखो कोई मसला, भाई आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो ना, तो इंटरनेशनल पे बाकी आपके साथ पश्तो थोड़ी सीखेंगे या उर्दू थोड़ी बोलेंगे, वो जरूरी है, बड़ा जरूरी है उसके लिए अपने आप को और इसका इम्पैक्ट बाकी सारी स्पोर्ट्स पे आ रहा है। That's very true. उसकी रीजन ये कि ये हमारा लीडिंग स्पोर्ट्स के अंदर लीडिंग कमांडर यही हमारा फेट ही है, और अगर ये डैमेज होगा तो बाकी तो बिल रुल गए ना सारे। वो टेनिस का एहसानुल्लाह है, हाँ, क्या खूबसूरत, वो है ना, ग्रेसफुल उसमें, वो देखें ग्रो कर गया, ओनली पाकिस्तानी जो कि टेनिस के अंदर ऊपर लेवल तक गया है। हाँ, और बाबर को आप देखें, बाबर खड़ा होता है, बाबू जो है वो बात ना करे तो खड़ा होता है, पता चलता है यार क्या क्या ग्रूम्ड आदमी, क्या फिजिकली फिट आदमी है उसमें। ये छोटी सी चीज, ये तो आप 2 महीने लगाए यार, ये ठीक हो जाएगा, ये तो कोई रौला ही नहीं है उसमें। अगर आमिर सीख सकता है, शोएब सीख सकता है, क्यों नहीं सीखी, सारों ने सीखी है। एनीवेज इरफान भाई,
जेन्युइनली बहुत मजा आया। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी पॉडकास्ट की जिसमें खुल डुल के बड़ी मजेदार बातें हुई, और यूं लग रहा है कि जैसे इस पॉडकास्ट को यहाँ रोकना आपने काफी गोल करने की कोशिश की वैसे। आई वाज अ गुड गोलकीपर। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਐਡੇ ਪਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, मतलब खिलाड़ी हो के ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਹੀ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा अच्छा आपने सर। नहीं गला सारी सही दसी नहीं, जो मैं चाहता था ना, नहीं आप वो सही क्या होता है जो आप चाहते हैं वो सही होता है। देखिए वो कहते हैं ना कि जो माइक जिसके ऊपर कमांड होती है, सब मैं कमांडिंग पोजीशन पे हूं, तो मेरी तो ख्वाहिश थी सर जी अंदर भी कड़वी गल्ला मिठिया गल्ला तुझे दसो, लेकिन आप एक अच्छे जो है ना मतलब डिफेंस के साथ खेलते रहे और बड़ी प्यारी आगे से आपने गोल को जरा पास कर ले रहे साइड पे। बहुत शुक्रिया सर आपका, मजा आया, और आई सिंसियरली होप कि हमारी ऑडियंस को भी एक वैल्यूएबल डिस्कशन लगेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम जी, थैंक यू आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, एक बड़ी मजेदार सी एक खूबसूरत सी गपशप करने की कोशिश की, जो दिल की बातें थी इरफान साहब की वो उन्होंने की, और मैंने भी कोशिश की कि उनसे ऐसे सवालात किए जाएं जो कि एक मतलब किसी भी एक्सपर्ट से करने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगी, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।